मैं आपको 2005 से देख रहा हूँ सर, आप सीईओ थे मेरे। कोई इन्फॉर्मेशन आई थी फॉर्मेशन के बाद कि तकरीबन 300 मिलिटेंट बांग्लादेश के कॉक्स बाजार से चले हुए हैं और दे आर गोइंग टू नागालैंड जा रहे हैं। तो हमें बोला कि भाई ग्रुप है और आप ढूंढो। तो हम जैसे पहुंचे गांव में तकरीबन 11 बजे और जैसे हम 50 या 60 गज चले होंगे एक बुरी तरह धमाका हुआ। तो हमें रियलाइज़ हुआ कि आईडी का अटैक हो गया हमारे ऊपर। हम तो 4th सीट में थे और हमारे आगे के जितने सीटों में लोग बैठे हुए थे तो उनकी डेथ हो गई सभी की। मेरा और मेरे कोर्समेट का नाम संजीव का नाम वो पाकिस्तान रेडियो में मुजफ्फराबाद से ऑलरेडी अनाउंस हो गया कि इतने लोग वहाँ पे उनकी डेथ हो गई विथ नेम। उनको पता है हम कहाँ तक आते हैं, क्योंकि एलसी तक ही आएंगे, उसके आगे तो क्रॉस कर नहीं सकते। वो वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें छोड़ के चले आते हैं, कहीं रेडियो छोड़ देंगे, कहीं कोई वॉकिंग स्टिक छोड़ देंगे, कहीं अम्ब्रेला छोड़ देंगे। तो उसमें क्या है, उनमें आईडी होगी, एक्चुअली वो आईडी है। तो उसमें से एक पेट्रोल गई थी, तो हमने बता रखा था कि एलसी पे ऐसी कोई चीज़ें हैं, शकिया चीज़ उठाना नहीं, रखना नहीं, उसको ऑन नहीं करना। अब शायद उसकी सर्विस कम थी बच्चे की, वो तो उसे एक रेडियो दिखाई दिया तो उसने उसको उठा लिया। उसने किसी को नहीं बताया कि मेरे को ये मिला है। बहुत ही क्रूड आईडी थी, तो उसने पेट के सामने ऐसे रख के उसने ऑन किया तो वो तुरंत ही पड़ गया। तब इलेक्शन हो रहे थे मणिपुर में, तो उसने बोला कि एक इलेक्शन ड्यूटी पे टीम आई हुई है, मिलिटेंट की टीम सर। 8 बंदे थे उसमें। तो हमने उनको दोनों तरफ से इंसर्कल कर लिया। हमें लगा कि नाले की तरफ भागेंगे और नाले से उसके बाद फिर जो नियरेस्ट जो भी वुडेड एरिया है, जंगल है, उसके अंदर ही फिर हमें मिलेंगे नहीं। तो हमने स्टॉप्स भी नाले के अंदर, नाले के ऊपर, रोड के ऊपर लगा दिए। इससे पहले कि हम अपनी तैयारी कर रहे थे, कोई हम वो मैगजीन भी लगा रहे थे, इतने में फायरिंग शुरू हो गई। वहाँ पे जो हमारा एक स्टॉप था, वो एक राइफलमैन गजेंद्र था, ही वॉज LMG मैन। उसने जब फायर किया तो एक बंदे का मुंह फट गया पूरा। हम जब मणिपुर पहुँचे, कहीं लगा कि ज़िंदगी में पहली बार एज एन आर्मी ऑफिसर मुझे लगा कि मैं कहाँ आ गया, बिकॉज दीवारों पे लिखा था इंडियन आर्मी गो बैक, इंडियन आर्मी ऑक्यूपेशनल फोर्स, ऐसी चीज़ें होती थी। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि मतलब हम अपनी कंट्री में ऐसे कैसे लोग लिखते हैं। जय हिंद एंड वेलकम टू मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। कुछ ऑफिसर्स सिर्फ कमांड करते हैं और कुछ ऑफिसर्स अपने लोगों के दिल और जिंदगी दोनों पर असर छोड़ जाते हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं ब्रिगेडियर अभिजीत चंद्रा सेना मेडल, एक ऐसे ऑफिसर जिन्होंने मणिपुर में गैलेंट्री ऑपरेशंस के दौरान सेना मेडल प्राप्त किया। इंडो म्यांमार बॉर्डर के घने जंगलों में ऑपरेशन से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बटालियन कमांड करने तक उनकी जर्नी करेज, लीडरशिप और बैटलफील्ड एक्सपीरियंस से भरी हुई है। उन्होंने OTA चेन्नई में फ्यूचर ऑफिसर्स को ट्रेन किया और बाद में राजपुताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट के रूप में हजारों रिक्रूट्स को सेव किया, वो जवान जो आगे चलकर देश की सरहदों पर खड़े होते हैं। इस एपिसोड में हमने बात की रियल ऑपरेशंस की, काउंटर इंसर्जेंसी, जंगल वॉरफेयर, लाइन ऑफ कंट्रोल के एक्सपीरियंसेस, लीडरशिप अंडर फायर और उन डिसीजंस की जो सेकंड्स में लिए जाते हैं लेकिन पूरी जिंदगी याद रहते हैं। लेकिन मेरे लिए यह एपिसोड और भी ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ब्रिगेडियर चंद्रा सिर्फ एक सीनियर ऑफिसर्स नहीं है, वो मेरे कमांडिंग ऑफिसर रह चुके हैं। यस, जब मैं कश्मीर में पुंछ में डिप्लॉयड था तब सर वहीं पर हमारी यूनिट को कमांड कर रहे थे। एक ऐसे सीईओ जो हमेशा अपने जूनियर्स के लिए अवेलेबल रहते थे, जो अपने बंदों के साथ खड़े रहते थे और जिनसे मैंने लीडरशिप और सोल्जरिंग के सबसे बड़े लेसन सीखे। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, ये इंडियन आर्मी के असली इथोस, ब्रदरहुड और लीडरशिप का एक पावरफुल एक्सपीरियंस है। और हाँ, अगर आप पेट लवर हैं या पेट्स को फैमिली का हिस्सा मानते हैं तो प्लीज़ हमारा ऐप सूफी भी एक्सप्लोर करिए, स्पेशली क्रिएटेड फॉर पेट पेरेंट्स एंड एनिमल लवर्स। सो कम, लेट्स जॉइन।
जैन सर, जय हिंद। एंड वेलकम टू मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। थैंक्स कौशिक, थैंक यू। एंड इनफैक्ट सर, मैं कहूँगा कि आपके लिए मैं आपको 2005 से देख रहा हूँ सर। आप सीईओ थे मेरे, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने उस समय आपसे सीखी एंड शायद पूरे अपने फौजी करियर में और अभी तक उनको यूज़ कर रहा हूँ। शायद आप भूल भी गए होंगे सर, जब आप ने टेक ओवर किया था तो आपने एक सारे ऑफिसर्स कंपनी कमांडर के लिए, एंड मैं गुजरे कंपनी कमांडर होता था, फिर शाहपुर भी भेजा था आपने, तो एक क्लास ली थी कि एसीआर कैसे लिखनी चाहिए जेसीओज की। एंड आई फॉलोड दैट थिंग एंड आई कैन प्राउडली से कि शायद मेरी कंपनी में कोई जेसीओ ऐसा नहीं गया होगा सर जिसने ऑनरी ना ली हो। नहीं ली हो सर, बिल्कुल बिल्कुल। एंड बहुत सारा, मतलब यू वर द फर्स्ट सीईओ शायद जिसको जेसीओ जवान ऑफिसर कभी भी कॉल कर सकता है, मतलब दिन में रात में, और अभी तक मैं तो अभी भी कर लेता हूँ नहीं, सर। अभी करते हैं, बहुत जवान करते हैं। तो कोई मैं तो अभी कहीं भी फंस कर जाता लेता है तो वो कॉल कर लेता है। इतनी सारी चीज़ें सीखी कि किस तरह से टीम बनानी चाहिए, कैसे टीम को मूव करना है, किस तरह से, तो बहुत कुछ सीखा सर आपसे। एंड इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर फॉर अस कि यू एक्सेप्टेड आवर इनविटेशन सर। नहीं, इट्स इक्वली ऑनर फॉर मी आल्सो कि आप लोगों ने मुझे याद किया और मैं आप दोनों की टीम में हूँ टुडे, सो आई एम पार्ट ऑफ यू। नहीं सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एक्चुअली आपका नाम और जिक्र ऑलमोस्ट 2 बार इस स्टूडियो में तो होता ही होता है हर दिन। So, इतनी बार आपके बारे में सुना है। नहीं, नहीं, सर, इतनी बार हुआ है कि इट्स लाइक मैं आपको पर्सनली जानता हूँ सर। एंड नॉट जस्ट दैट, मैं व्यूअर्स के लिए बताना चाहता हूँ कि यू हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिंग आवर एंडेवर्स ऑलवेज सर। थैंक यू सो मच। नहीं, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो इट मेक्स सेंस टू सपोर्ट एनीथिंग व्हिच ब्रिंग्स अप द इमेज ऑफ द इंडियन आर्मी, सर द इंडियन फोर्सेस। सो सर, पीपल आर वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट योर जर्नी सर। तो हम शुरू एकदम ऑपरेशनल चीज़ों से करते हैं, आपके मणिपुर वाले टेन्योर। एंड यू हैव सीन मणिपुर 93 में सर। हाँ जी। मतलब मणिपुर इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज हम 21 बार SF वाले वहीं पे बड़े हुए हैं सर। बट 93 में ऑफ कोर्स तब हम नहीं थे सर। और वहाँ से शुरू करते हैं सर कि उस समय क्या माहौल था वहाँ पे व्हेन आप लोग जब मणिपुर में गए, और उसके बाद कैसे चीज़ें डेवलप हुई सर आपकी लाइफ में? तो हम जब मणिपुर पहुंचे तो एक वहाँ पे क्या, हम जो पहले कुछ यूनिट्स थी उनका कुछ एम्बुश हुआ, कुछ नुकसान हुआ ट्रूप्स का, तकरीबन 20 से 22 लोगों का बहुत बड़ा एम्बुश हुआ। एक एम्बुश में सर? हाँ, एक एम्बुश में काफ़ी नुकसान हुआ। तो क्या हुआ कि हमें फिर उस वॉइड को भरना था, हमें वहाँ पे कॉन्फिडेंस लाना था, उस एरिया को वापस आर्मी के कंट्रोल में लाना था। कभी ऐसा लगा कि मिलिटेंट्स जो है ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं, तो फॉर्मेशन कमांडर ने जो भी टास्क हमारे कमांडिंग ऑफिसर को दिया होगा कि आपने इस एरिया को डोमिनेट करना है। सर, तो उस और हिसाब से- किस एरिया की बात कर रहे हैं मैं सर? आपको बात कर रहा हूँ टेक्नोपॉल की। टेक्नोपॉल एक डिस्ट्रिक्ट है, सदर्न डिस्ट्रिक्ट है, मोरे डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा नॉर्थ में पड़ता है। तो ये टेक्नोपॉल डिस्ट्रिक्ट में जो है काफ़ी बड़ा एम्बुश हुआ था, हमारी यूनिट जिसको हमने रिलीव किया था। एंड सर उस समय भी जैसे हम लोग तो बाद में थे, मैं 2009 से 2011 वाला मणिपुर देखा है, तो IGR साउथ भी है और एक डिवीजन भी है वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो डिप्लॉयमेंट उस समय भी इतनी ज़्यादा थी या उस समय काफ़ी कम थी? नहीं, इस टाइम पे डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी क्योंकि हालात बहुत ख़राब थे। वहाँ पे 2-3 फॉर्मेशन होते थे। एक सेनापति में फॉर्मेशन होती थी, एक थौबल में फॉर्मेशन होती थी, एक काकचिंग में फॉर्मेशन होती थी। लॉट ऑफ फॉर्मेशंस वहाँ पे उस टाइम पे, सर क्योंकि सिचुएशन बहुत ग्रिम था। और हम जो है इंसर्जेंसी को फाइट कर रहे थे, बोथ नागा इंसर्जेंसी एज वेल एज द कुकी इंसर्जेंसी। तो दोनों टाइप के जो है। हाँ, तब NSCN के साथ सीज फायर नहीं था। नहीं हाँ, था। नहीं था, हमारे किसी के साथ सीज फायर नहीं एंड था। व्हाट अबाउट सर ये UNLF एंड PLA जो मेते ये दे वर मोर प्रेवलेंट इन द वैली रीजन, तो वैली में ज़्यादा थे। बट क्या हुआ, एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ कि UNLF ने NSCN के साथ टाई अप कर लिया। ओके। तो बीच में क्या हुआ कि इनके जॉइंट ग्रुप्स होते थे। जो मेरा ऑपरेशन हुआ था एक वहाँ पे, उसमें इट वाज अ जॉइंट ग्रुप ऑफ UNLF एंड NSCN। काफ़ी ग्रुप्स थे जो उस टाइम पे दोनों साथ करते थे। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग दे स्टार्ट, बिकॉज जो वैली ग्रुप्स थे उनका माउंटेन्स में कोई कंट्रोल नहीं था। Yes. और जो माउंटेन वाले जो थे बेसिकली NSCN एंड द कुकी नेशनल फ्रंट और बाकी जो है उनका प्लेन्स में नहीं था। बट समहाउ जो है कुकी तो खैर दे कुड नॉट गेट इनटू, उसमें नहीं घुस पाए एक किसी प्रकार के सो कॉल्ड टाई अप में। बट जो UNLF का हुआ वो NSCN के साथ हो गया, सर PLA का भी हो गया। सो ये फिर इंटीग्रेटेड ग्रुप्स घूमने लग गई एंड सिचुएशन काफ़ी ग्रिम थी जब हम वहाँ पहुँचे। मतलब बड़ा कॉम्प्लेक्स सा वो था सर। एंड देन पहले दिन जब आप गए सर, आपको जिस वहाँ पोस्ट में गए, पहुंचा, मैं पहले रात को पहुंचा तो जब कॉन्वॉय से इंडक्ट हुआ तो मुझे कहीं लगा कि ज़िंदगी में पहली बार एज एन आर्मी ऑफिसर मुझे लगा कि मैं कहाँ आ गया। बिकॉज दीवारों पे लिखा था इंडियन आर्मी गो बैक, इंडियन आर्मी ऑक्यूपेशनल फोर्स, ऐसी चीज़ें होती थी। क्यों, क्या हुआ था कि नॉर्थ ईस्ट वो कुछ अपने हिसाब से थोड़ा सा जो है नेग्लेक्टेड था, या लोग उतना जाते नहीं थे, लोगों का आना जाना नहीं था, अच्छा। उनका निकलना नहीं था, क्योंकि डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं हो रखा था।
तो बाद में जब अभी डेवलपमेंट हो गया तो चीज़ें चेंज हो गई हैं, बहुत बहुत फ़र्क पड़ गया। अब आप देखो नॉर्थ ईस्ट के कितने बच्चे आजकल कितने स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, दिल्ली में, अहमदाबाद में, देन आपके गांधीनगर में, देन अहमदनगर में, एवरीवेयर सर, बेंगलोर everywhere, हर जगह बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आजकल जो है वो इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया। तो अभी वो बात नहीं है, बट जब मैं पहुंचा तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि मतलब हम अपनी कंट्री में ऐसे कैसे लोग लिखते हैं। अच्छा, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हो कि हमने फिर लोगों से मिला, इतना कॉन्फिडेंस जनरेट किया कि एक वहाँ के एक्स एमएलए थे, वो आके हमारे पोस्ट में बैठ जाते थे, बोलते मैं यहाँ के बड़ी शांति महसूस करता हूँ, तो वो आके हमारे साथ गपशप मारते, लंच करते, बोलते मैं वहाँ पे रहना नहीं चाहता। एक तो थ्रेट होता ही है, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, थ्रेट तो होता ही है, बिकॉज वहाँ पे सबको जो है टैक्स देना होता है। सो इवन द लोकल, बिल्कुल सर, ये आपको पता ही, आप लोग सर्व कर चुके हो तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। फिर लोकल गवर्नमेंट डीसी हो कुछ भी हो, टैक्स जाता है। पीपल में कीप सेइंग नो, यस और नो, बट अल्टीमेटली वो तो होता ही है। सो दैट इज व्हाट ही यूज्ड टू कम एंड फील सिक्योर, हमारे साथ बैठ जाते थे, लंच वंच करते। तो यू नो वी डेवलप दैट कॉन्फिडेंस ओवर पीरियड ऑफ टाइम कि भाई सबसे मिलना, गाँव वालों से मिलना, उनसे, बिकॉज हमने ना इसका साइड लिया ना उसका साइड लिया, हम सबके साथ बराबर थे। कुकी के साथ भी जो किया हमने वही नागा के साथ भी किया। हमारा बड़ा क्लियर था, हमारे लोकल से कोई झगड़ा नहीं, हमारा जो झगड़ा है या जो भी है, इट इज़ टू अपहोल्ड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। वो जो है आप हमारे एरिया में ना आओ, आप बाहर रहो, हमारे एरिया में ऑपरेट मत करो, बस काम खत्म, दैट इज गुड ना। अगर आप आओगे तो देन वी हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट यू, दैट्स सिंपल है वो बात वहाँ पे। सर जैसे आपने बताया बिल्कुल उसी तरह से मेरा एक्सपीरियंस था। मफाऊ डैम है सर, शायद आपके समय पे बन रहा होगा वो, एंड मेरे समय पे भी बन रहा था। अभी मैंने सुना है कि कुछ साल पहले वो बन के कंप्लीट हो गया है फाइनली। या एंड कुछ करोड़ का प्रोजेक्ट था, 2 फिगर में वो 300 करोड़ तक पहुंच गया। तो वहाँ पर जो इंजीनियर्स था पहले अंसल्स बना रहे थे उसको सर, तो जो थौबल के बाउंड्री के पास में सर, तो जो इंजीनियर आते थे दिल्ली से, कुछ दिन उनको वहाँ रह के चेक करना होता था और फिर वो वापस जाते थे। तो एक दिन मेरा जो संतरी था वो आता है मेरे पास कि साहब वो इंजीनियर आया हुआ है और वो कह रहा है कि मुझे पोस्ट के बाहर गेट के नीचे सो जाने दो। तो मैंने उसे अंदर बुलाया कि हाँ जी क्या हुआ। मैंने कहा आपका तो गेस्ट रूम बना हुआ है वहाँ पे। बोलता नहीं मेरे को उठा ले जाएंगे वहाँ से, कि पहले जो भी आया है वो जो पहली रात उसको उठा ले जाते हैं, फिर 8-10 रात रुक के फिर नेगोशिएशन करके फिर उसको छोड़ा जाता है। तो बोलते हैं कि आप मुझे 3 रात यहाँ निकालने दो, फिर मैं यहीं से वापस चला जाऊंगा। नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो बिल्कुल वो हालत थी सर, बट अभी बहुत इंप्रूव हो गया है, बहुत फर्क पड़ गया। एब्सोल्युटली, आई स्पीक टू पीपल, अभी मैं बात करता हूँ लोगों से, तो जैसे बहुत फर्क पड़ गया अभी, मेड लॉट ऑफ डिफरेंस। तो सर आपका जो पहला फायर फाइट हुआ वो कब हुआ? वो हुआ 95 में, 95 अर्ली 95 में। तो एक ऑपरेशन था, क्या हुआ था, मैं जब कमांडो से वापस आया 94 एंड में, तो सीओ ने कहा कि भाई हम इतने साल से जंगल बैशिंग कर रहे हैं, 1-1.25 साल से, तो अदर देन वन आउट एनकाउंटर जब ये हम उन्हें देख नहीं पाए, वो हमें देख नहीं पाए, ऐसे कुछ हमें कैच नहीं मिला है, तो क्या कर सकते हैं। मैंने बोला सर आप, हम जितनी डिप्लॉयमेंट है हमारी, सब क्या है वो कोहेसिव फोर्सेस के अंदर है। मतलब अब मरिंग है तो मरिंग है, नागा है तो नागा है, या फिर कुकी है तो कुकी है। तो हम कहीं मल्टीकल्चरल सोसाइटी में जाएगा तो कोई किसी के खिलाफ इन्फॉर्मेशन दे सकता है, ऐसे नहीं मिल पाएगा हमें इन्फॉर्मेशन। तो फाइनली उन्होंने बोला तो कहाँ होना चाहिए। मैंने बोला सर पलेल एक अच्छी जगह है, बिकॉज वहाँ पे हर टाइप के लोग रहते हैं, या काकचिंग में भी जा सकते हैं। तो इसे ठीक है, काकचिंग में तो हेडक्वार्टर है, आप पलेल में आप कंपनी के में बात कर लेते। तो उन्होंने बात कर ली, फिर वहाँ डिप्लॉय हुए। फिर फाइनली वहाँ पे हमें तकरीबन 6 से 7 महीने लगे सोर्सेज डेवलप करने में, लोगों के साथ खेलना, उठना बैठना, उनके साथ खाना। क्यों कई बार हमें लगता है ये कैसा खाना खाते हैं, ये कैसे ये जानवर खा लेते हैं, ये कैसे करते हैं। बट द पॉइंट इज़ कि अगर आप उनके साथ नहीं बैठोगे, उनके साथ उनके जैसे नहीं बनोगे, तो ये हमेशा सोचेंगे कि ये बाहर वाले हैं। बिल्कुल। तो तभी कोई आपको वॉलंटरी ला के कुछ नहीं बताएगा। तो फाइनली एक लड़के ने फाइनली बहुत हिम्मत करके उसने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करी। तो मैंने बोला ठीक है तो उस गाँव में चला जा। इन्फॉर्मेशन क्या थी? ये से कि तब इलेक्शन हो रहे थे मणिपुर में, तो उसने बोला कि एक इलेक्शन ड्यूटी पे टीम आई हुई है, तो टेररिस्ट की टीम आई, उसमें यूएनएलएफ भी था, उसमें इलेक्शन ड्यूटी पे सर? हाँ इलेक्शन ड्यूटी पे, प्रॉपर ड्यूटी पे आते हैं। नहीं अगर आप मिलिटेंट की टीम सर? हाँ मिलिटेंट की टीम, देखो 8 बंदे थे उसमें सर। मकसद क्या था उनका? कि भाई गांव में बताना कि ये हमारा कैंडिडेट है, इसको वोट डालना है। ओके। आज सिस्टम वहाँ पे यही था कि भाई जो पॉलिटिकल लीडर जिस ग्रुप को बिलोंग करता है उनकी एफिलिएशंस होती थी उस टाइम। टॉकिंग अबाउट 99 की बात कर रहा हूँ मैं, 93 की बात कर रहा हूँ, तब एफिलिएशंस होती थी। तो वो बताते थे भाई ये, तो देव आके बताते कि भाई ये आपने इसको वोट डालना है, और पूरा गाँव डालेगा, और नहीं डालेगा तो तरीका है ही उसका अलग। तो यू आर अवेयर कि क्या होता था उस टाइम पे। तो वो बोला कि ये बंदे आए हुए। तो मैंने बोला तू एक काम कर, तू एक शॉल लेके चला जा, और जब हम कॉर्डन डालेंगे अगर तूने शॉल ओढ़ा हुआ होगा तो इसका मतलब बंदे अंदर हैं, और तू शॉल ओढ़ के बैठा हुआ होगा तो हम समझ जाएंगे कि बंदे निकल गए। उसने बोला आप मुझे यहीं गोली मार दो, मैं गांव में नहीं जाऊँगा, बिकॉज वो उस गांव का था नहीं।
तो बोला अगर मैं उस गांव में दिख जाऊंगा और ऑपरेशन होगा तो अगले दिन मेरी डेड बॉडी कंफर्म है, क्योंकि लोगों को पता लग जाए कि यही बाहर से आया था, इसी ने इन्फॉर्मेशन दी है। अच्छा। तो उसने जाने से मना कर दिया। अब ये चैलेंज है कि हमने बहुत ऑपरेशन किए, जैसे मैंने बताया, सीओ ने बोला बहुत ऑपरेशन किए, बट उसका फायदा नहीं निकला। कि हम जब तक जाते हैं वो मना नहीं करते वहाँ पे कि मिलिट्री नहीं आए थे, बोला आए थे, एक दिन पहले आए थे, बोले Yes, yes, yes. हमेशा बोलते यस यस आए थे। फिर हमने वो अंदर भी बैठा हुआ तब भी यही बताएगा। हाँ, सब हर बंदा बोलते। फिर खाना दिया, बोला हाँ दिया सर। क्यों दिया? बोल सर हथियार दिखाया तो देना पड़ा। अब क्या बोलोगे तुम, ये नहीं कह सकते कि भाई तूने क्यों दे दिया। सो इन्फॉर्मेशन कभी मना नहीं करते, बट जो भी खबर है, हाँ 2 दिन पहले आए थे, 3 दिन पहले आए थे, कभी नहीं बोलेंगे 1 घंटे पहले आए थे। यू नेवर कम टू नो। तो देन फाइनली हमने सोचा कि चलो अब इस ऑपरेशन कैसे किया जाए। अंधेरे में प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम ऑपरेशन में जाते हैं, आप दोनों फोर्सेस से हो, वो स्पेशली यू नो कि कुत्ता भौंकते ही उनके बंदे को पता लग जाता है कि भाई कोई हरकत शुरू है। अब दिन में कैसे करें, अब रात में तो फिर हम पार्टियां लगा नहीं सकते। तो हमने क्या किया कि ये प्लान किया कि बहुत छोटी ग्रुप्स बनाएंगे, 3-4 की छोटी छोटी टोलियां बनाएंगे, और जो मेजर एस्केप रूट है वहाँ पे हम आरोपी करते थे रोज ही। आरोपी एज इन रोड ओपनिंग पार्टी करते थे। चंडेल से लेके जो कॉन्वे आती थी, फौजी कॉन्वे टुवर्ड्स पलेल, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए हम रोड ओपनिंग करते थे, एरिया को डोमिनेट करते थे जिससे कि कोई हादसा ना हो जाए। तो हमने उस दिन भी वही किया कि सुबह हमने फिर एक पेट्रोल निकाली उस रास्ते पे, और उन्हीं को फिर स्टॉप में कन्वर्ट कर दिया। कॉन्वे कोई नहीं आनी थी, बट हमने रूटीन जो करते हैं कि कलवर्ट चेक करो, ब्रिज चेक करो, वो ऐसे जा रहे थे अपना वो क्या मेटल डिटेक्टर लेके कि भाई जैसे आम आरोपी पार्टी जाती है, रोड ओपनिंग पार्टी जाती है, वो भी सारी ड्रिल वही करते हुए गए। बाद में वो चुपचाप थोड़ी देर बाद स्टॉप्स में कन्वर्ट हो गए अपने आप ही। उन्होंने अपने वो सब सामान रख के 4-5 स्टॉप्स बना दिए। फिर मैं सर एक बार ऑडियंस को समझाने में बहुत सारे लोग फिर छूट जाते हैं सर, वो नहीं समझ पाते। एक होता है रोड ओपनिंग पार्टी, जब किसी रोड के ऊपर कॉन्वॉय ने चलना है तो उसको दोनों साइड से सिक्योर करना पड़ता, और ये रेगुलर अफेयर है जो हर दिन आपकी पार्टी कर रही है, शाम तक, कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं, कोई हाँ सर। तो कोई अगर उसको करता हुआ देखे तो ये नहीं समझेगा कि ये अचानक से क्या कर रहे हैं। हाँ, रोज का काम कर रहे हैं। जी सर। तो आप लोगों ने क्या किया उसी के लिहाज में, मतलब वही बना करके आपने जो आपके स्टॉप्स लगने थे, कि आप जहाँ रेड पे जा रहे हो, कॉर्डन कर रहे हो, जो बंदे लगने थे वैसे ही करके गए और पीछे जा करके लगे। हाँ, तो हमने उनको दोनों तरफ से इंसर्कल कर लिया। तो ये क्या करते हैं, ये हमें लगा कि नाले की तरफ भागेंगे, और नाले से उसके बाद फिर जो नियरेस्ट जो भी वुडेड एरिया है, जंगल है, उसके अंदर ही फिर हमें मिलेंगे नहीं। तो हमने स्टॉप्स भी नाले के अंदर, नाले के ऊपर, रोड के ऊपर लगा दिए, और एक खुली जगह हमने छोड़ दी जहाँ से हमारी पार्टी ने घुसना था, मैं और मेरा रेडियो ऑपरेटर। ये बट जब तक हमारी तैयारी होती है ना ये सब कार्रवाई करने की, बस हमने बोला पहले सुबह होगी ना, जब कुत्ते नहीं बोलेंगे तभी हम ये एंटर करेंगे। अब चाहे बंदे मिले चाहे ना मिले, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हर बार हम जाते हैं फिर एक बेइज्जती सी हो जाती है कि आप जाते हो, कॉर्डन लगाते हो, फिर सुबह कुछ नहीं मिलता है, फिर आप वापस आ जाते हो। तो मैं बैठा ही था कॉक करके, अपना हथियार अपना चेक कर रहा था, उसमें मैगजीन। नहीं, आप कहाँ बैठे थे? आपके स्टॉप्स लग गए सर? पोस्ट में, मेरा पोस्ट से जहाँ से वो गाँव था जहाँ पे ऑपरेशन होना था, बेयरली अगर दौड़ के जाए तो 8-9 मिनट, 8-9-10 मिनट मैक्सिमम, इतना ही था। इतने पास में आकर के रुके हुए थे वो भी? उनको कोई डर नहीं होता, उनको कोई डर नहीं है। वो अपने एक्चुअली वहाँ पे क्या करते हैं, उनको हुक्म मिलता है कि भाई आपने इस यूनिट के इस कॉन्वॉय को एम्बुश करना है, और वो प्रॉपर रिटर्न ऑर्डर आते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई चलता फिरता कोई भी एम्बुश कर देगा, वो एक ऑफिसर नॉमिनेट होगा, वो आके रेकी करेगा, वो पूरा देखेगा कि 2 दिन 3 दिन कॉन्वॉय, फिर हर एक आदमी को डिटेल करेगा, आप ड्राइवर नंबर 1 को मारोगे, आप गो ड्राइवर को मारोगे, आप ड्राइवर नंबर 2 को मारोगे, ऐसे डिटेल होता है। जब हमने बंदों को पकड़ा, उनका इंट्रोगेशन किया, तब हमें पता लगा कि ऐसे डिटेल काम होता है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि उठ के एक दिन ऐसे एम्बुश कर दिया, जैसे इसमें वैली में होता है। वैली में इट्स लाइक सेंसलेस है वो, हाँ मौका मिला मार दो, उड़ा दो, ऐसा नहीं है। जेएंड के जो नॉर्थ ईस्ट में जो मिलिटेंसी है वो अलग है टोटली, आपको पता है उसके बारे में। तो इसीलिए जो है हमने बोला ये खुला छोड़ दो, हम यहाँ से जाएंगे। इससे पहले कि हम अपनी तैयारी कर रहे थे, कोई हम वो मैगजीन भी लगा रहे थे, इतने में फायरिंग शुरू हो गई। तो क्या होता है, जो स्टॉप सर वो बैठे हुए थे, एक स्टॉप जो घुस रहा था नाले के पास में, उनको या तो इनक्लिंग थी या फिर वो निकलने लगे थे उस टाइम पे, अर्ली मॉर्निंग, सुबह 6-6:30 बजे निकलने लगे थे, फर्स्ट लाइट हो गया था। तो इतने में सुनते फिर हम सब भाग लिए वहाँ से। हम 6 थे, मतलब मैं, मेरा रेडियो ऑपरेटर, मेरा सीनियर जेसीओ नायक श्यामवीर करके था, और हम 3-4 और स्टॉप थे, हम सारे भाग लिए। और कंटिन्यूस फायर हो रहा है और पूरा खुला। और आप पोस्ट से सर वहाँ जहाँ फायर हो रहा है उस साइड भाग रहे हैं? बहुत, वहाँ 10 मिनट दूर थे, हम भागे बहुत तेज वहाँ पे, और खुली खेत में से हम भाग रहे हैं। हमें ये नहीं पता गोलियां चल कहाँ रही, बट गोलियां चल रही है, आवाज आ रही है। हमने बोला आसपास होगा तो फिर हम लेटेंगे, वरना तो भागते रहो। अब मुझे ये भी नहीं दिखाई दिया कि बंदे कहाँ हैं, मतलब वेयर आर द टेररिस्ट, वो है कहाँ। फिर फाइनली रियलाइज हुआ कि हम जिस तरफ भाग रहे हैं, हमारे राइट साइड में वो बंदे लेटे लेटे फायर कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी ये नहीं समझ में आ रहा कि चारों तरफ से फायर कैसे आ रहा है। क्यों, उनको लगा नहीं कभी कि भी आर्मी इतनी बुरी तरह से उनको चारों तरफ से एनगेज कर सकती है, क्योंकि वो नाले की तरफ जाए तो फायर आए, रोड की तरफ जाए तो फायर आए।
तो वो बीच में फंस गए खेत के अंदर। अच्छा। और हम गए तो हमें पता लगा कि हमसे कोई 100 मीटर दूर ही वो फायर करे जा रहे हैं। तो फिर खेत तो थे नहीं, मतलब वो कटे हुए थे सारा, कोई फसल थी नहीं वहाँ पे, तो वो जो छोटी सी मेड़ होती है वहाँ पे हम फायरिंग करते रहे। ये एरिया कैसा था सर? पहाड़ों के पहाड़ का जो जहाँ पहाड़ खत्म होते हैं वो प्लेन्स था। ओके, मतलब जहाँ पहाड़ खत्म होते हैं, अगर आपने टेक्नोपल देखा हो, टेक्नोपल जो फुटहिल्स पर रहता हाँ है। एज फुटहिल्स बनने शुरू हो जाते हैं, एक तो पलेल की तरफ आ जाता है, दूसरा चला जाता है टुवर्ड्स चंडेल की तरफ, साउथ की तरफ। हाँ, जो रोड है वहाँ पे वो प्लेन्स में है, बिकॉज रोड्स आर जनरली प्लेन में ही होते हैं। बाद में जाके फिर थोड़ा सा वो हिली एरिया में है, बट बाद में सारा का सारा प्लेन्स है। तो ये माउंटेन्स खत्म होती हैं यहाँ पे, मतलब हम फुटहिल्स पे थे एक्चुअली। तो जैसे हम भागे उसके अंदर से, तो अब रेडियो ऑपरेटर भी, मैं भी, और फिर क्या हमारे पास उस टाइम थोड़े विंटेज वेपन्स होते थे, वो कार्बाइन होती थी, वो तो बेस्ट वेपन था उस टाइम पे। ना कोई इंसास था, ना कोई और वेपन था, ना कोई एकेस थी, कुछ नहीं थी उस टाइम पे। तो वो लेके गए, तो वो भी कार्बाइन 2-4 राउंड के बाद बंद हो गया। तो देन आप खैर सीखे हुए तरीके से आप अपना वो फौरी इलाज करके यू आर फायरिंग। तो मैं थोड़ी देर में रियलाइज़ हुआ कि ना तो उसको गोली लग रही, ना नहीं, आपको दिख रहा था सामने? हाँ, सामने 5 लेटे हुए थे हमारे सामने, आई कुड फाइंड देम। तो वो सामने लेटे हुए हैं खेत में सर? हाँ, खेत में, एक दो या तीन मेड़ छोड़ के वो लेटे हुए थे, और फायर चल रहा है हमारा, उनको चल रहा है, और हम एकदम नाले के साथ थे। तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये क्या नाले के रास्ते भागने लगे होंगे। तो वहाँ पे जो हमारा एक स्टॉप था, वो एक राइफलमैन गजेंद्र था, बड़ा मोटिवेटेड जवान था, ही वाज LMG मैन, बड़ा फिट था वो। अभी सूबेदार मेजर रिटायर हुआ कुछ दिन पहले, साल डेढ़ पहले। उसने जब फायर किया तो एक बंदे का मुंह फट गया पूरा, उसको गोली लगी। उस डर से ये सारे का सारा ग्रुप खेत में आ गया। जब खेत में आया तो वहाँ दूसरे स्टॉप थे, जो रोड वाले स्टॉप थे, उन्होंने इन पे फायर किया, तो वो यहीं बैठ गए। अब ये हिल नहीं पाए कहीं। तो मैंने देखा फायर हो रहा है, उसको भी लग रही, नहीं लग रही गोली, उसकी गोली हमें नहीं लग रही। फिर मैंने बोला, हम नाले के साथ में थे, मैंने बोला शामबीर, रेडियो ऑपरेटर 2-3 थे, SJCO, मैंने बोला आप लोग करते रहो फायर। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि एकेडमी में जो रोलिंग कराती कितनी यूज़फुल है। तो मैंने उनको थैंक किया, मेरे सीनियर्स को, जिन्होंने मेरी रोलिंग कराई थी खूब सारी। तो मैं रोल करके नाले में पहुंचा, साइड रोल करके मैं नाले में पहुंचा, और फिर मैं बोला, मैं जब हाथ ऊपर करूंगा तब आप फायर बंद कर देना, बिकॉज मैं इनके पीछे जा रहा हूँ, तो आपका फायर डायरेक्टली लगेगा। तो जैसे मैंने थोड़ा सा ऊपर उठ के देखा कि फायर चल रहा है, फिर मैंने बोला शामबीर बंद करो। और जैसे मैं उठा ना, तो वो बंदा भी सरप्राइज हो गया कि पीछे कैसे आवाज आई इसकी, किसकी, और उसने हथियार उठाया जरूर मेरी तरफ। नहीं, आपने पीछे जाके चिल्ला के बोला कि हाँ, शामबीर? मैंने हाथ उठा के उसको बोला, अभी फायर बंद करो, बिकॉज सामने था वो, ही वाज जस्ट लाइंग, कितने 20 गज पे होगा मुश्किल से वो। तो मैंने उसे, जो उसने भी देखा पीछे से कौन बोला, उसने हथियार घुमाया, और मैंने बोला इसने कर दिया फायर, बट वो नहीं हुआ फायर उससे, बिकॉज उसका वेपन डबल फीड हो गया। लकीली फॉर मी एंड अनलकीली फॉर हिम, उसके दोनों राउंड जो है डबल फीड हो गए, और वो करता रहा फॉर इलाज, बट कर नहीं पाया। 10 गज तो बस एनफ फॉर मी। बट ये तो एक होगा, बाकी तो जैसे क्या होता है, देखो मिलिटेंट्स ना एक्चुअल फायर में तो बहुत कम रहते हैं, वो जंगलों में घूमते रहते हैं। जब तक आप लाइव फायर के अंदर नहीं गुजरते, तब तक आप में वो चीजें आती नहीं है। करेक्ट है ना, वो कभी नहीं आती आपके अंदर। तो वो भी डर गए और घबरा गए। जैसे ये लीडर था उनका, जैसे ही उसके मुंह पे मैंने लात मारी ना, तो उसका खून निकल आया और वो डर गया। तो फिर उसके बाद वो बाकी खड़े। अच्छा, आपने मारा नहीं सर उसको? मैंने गोली कहाँ मारनी थी, मैंने तो एक्चुअली वेपन वहां छोड़ के आया उसके पास में। मैंने उसको पकड़ा दी, क्यों, रेडियो ऑपरेटर के पास तो वो होता है पिस्टल, तो मैंने उसको कार्बाइन दे दी, और उसका पिस्टल मैंने ले लिया, बिकॉज इतना भारी हथियार लेके कहाँ, एंड यू नो हाउ कार्बाइन इज, हाउ डाइसी अ वेपन इट इज। डाइसी भी है सर, अनप्रेडिक्टेबल है, वो कब चल जाए। अब मैं साइड रोल कर रहा हूँ, मैं साइड रोल कार्बाइन को लेके तो कर नहीं सकता, मतलब कर सकते हैं वैसे तो सिखलाई में कराते हैं, बट इट इज नॉट एडवाइजेबल। तो मैंने शामबीर वो रेडियो ऑपरेटर से वो पिस्टल ले लिया, और मैंने उसको कार्बाइन पकड़ा दी, तो फायर करता रहे। पिस्टल भी वो ब्राउनिंग ही होगी? हाँ, वो पहले वाली 9mm ब्राउनिंग। तो मैंने उसको फायर करना तो चाहा, बट मुझे करना नहीं पड़ा, बिकॉज ही वाज ऑलरेडी, यू नो, वो देख के ही मेरे को ऐसे हाथ ऊपर कर दिया, उसका वेपन डबल फीड हो गया। मैंने उसका वेपन खोला तो देखा दोनों राउंड फंसे हुए थे, तो ही कुड नॉट हैव फायर्ड आल्सो। और उसको देख के बाकी भी, कोई 18 साल का था, कोई 19 साल का था, कोई 18-19 साल के, सारे थे 20-22। जो लीडर था वही शायद वो 24-25 का होगा, तो कैप्टन होगा, SS कैप्टन होते हैं, SS हवलदार होगा, मस्ट बी, आई एम नॉट श्योर व्हाट ही वाज। तो फिर फाइनली सारा ग्रुप वहां पे पकड़ा गया। तो पूरा ऑपरेशन हमने कोई मतलब 30-35 लोगों से कर दिया। वाओ सर। ये क्लासिकल ऑपरेशन अगर आप करने जाओ, जो सिखलाई किताबें होती हैं, आप नहीं कर सकते। आप जानते हो कि भाई वो एक कुत्ता भौंकेगा एंड देन द ऑपरेशन इज ऑफ। नो, इट्स अमेजिंग सर। इनफैक्ट मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, कार्बाइन जो होती है एक ओपन ब्रीच वेपन होती है, आजकल तो है नहीं कोई, तो ये वो आप ऐसे करके मारेंगे तो उसका वो ब्रीच अपने आप फायर हो जाता है, वापस जाकर फायर हो जाएगा। इट्स वेरी रिस्की। काफी हादसे होते हैं उसके कारण से, बहुत ज्यादा।
तो दैट इज़ हाउ वी गॉट दिस ग्रुप, अबाउट 6 ऑफ देम वी गॉट। एक की फिर बाद में मौत हो गई बिकॉज जिसको गोली लगी थी बहुत बुरी तरह से, उसकी फिर वो गजेंद्र वाली जो गोली लगी थी। हाँ, गजेंद्र की गोली लगी तो वो तो फिर नहीं सर्वाइव किया। एंड देन वी ट्रांसफर, हमसे पूछा, देन उन्होंने बताया हम तो इलेक्शन ड्यूटी पे हैं, हमारी क्या गलती है। हमारी क्या गलती है, हम तो काम कर रहे थे अपना। मेरे सीईओ को फिर हमने मैसेज किया, फिर वो आए, बोला तुमने फोर्स क्यों नहीं बुलाई, तुमने क्यों नहीं बंदे, मैंने बोला सर बंदे लगाने की जगह ही नहीं यहाँ पे। दूसरा क्या है, आई डोंट नो, उस टाइम पे एक कहावत थी कि वो एक 10 बैंड रेडियो होता था, अगर तुमने देखा, किबिचो और किचिबो करके हाँ, yes, 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 रेडियो। तो हमें किसी ने बोला था कि मिलिटेंट ना इसको चलाते रहते हैं पूरे टाइम, और जो आप बोलते हो एनपीआरसी पे ये सुनते हैं, कि उस टाइम पे एनपीआरसी सेट्स होते थे बाकी सेट, ये सुन लेते हैं। अब मैं रात को मैसेज भी नहीं सीईओ को कह पाया कि भाई ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है और सुबह हम ऑपरेशन करेंगे, तो सीईओ को पता ही नहीं था इसके बारे में। अब सीईओ को खुशी हुई कि दुख हुआ। मैंने बोला नलायक आदमी, तूने बताया नहीं, तू इतने बंदे लेके अंदर घुस गया, और तेरे को पता नहीं कि ये 6 थे, तुम भी 10-20-22 थे बंदे, तुम तो फैले हुए थे। मैंने कहा सर मैं बंदे लाऊं तो कहाँ लगाऊं, और इतनी गाड़ी आएंगी, लाइट आएगा, तो अब 2 मिनट में वैसे ही सरप्राइज लॉस हो जाएगा, तो हम किस किस को बुलाएं और क्या बुलाएं। हमने वो रिस्क लिया कि भाई चलो ठीक है। तो अमेजिंग सर, आपने हथियार अपना कार्रवाई की, तू इसी को संभाल। तो उसके लेके फिर कुछ भी हरकत करना बड़ा मुश्किल। आजकल एक अलग चीज है, अदर वेपन्स आर अच्छे हैं ज्यादा, वो, सो दैट इज द फर्स्ट वन। इनफैक्ट इसी दौरान आपने स्पेशल फोर्सेस भी ऑप्ट करना चाहा, और एसएफ के साथ में आपने बड़ा अच्छा ऑपरेशन किया था सर, ऑफ गोल्डन बर्ड में। यस यस यस, वी वुड लाइक टू हियर अबाउट। हाँ, देयर वाज ऑपरेशन, एक ऑपरेशन था, कोई इन्फॉर्मेशन आई थी फॉर्मेशन के पास कि तकरीबन 300 मिलिटेंट जो है वो फॉर्मेशन मतलब सर आप हायर हेडक्वार्टर, डिवीजन एंड अबव, तो उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई थी कि कोई मिलिटेंट ग्रुप 300 बांग्लादेश के कॉक्स बाजार से चले हुए हैं और दे आर गोइंग टू नागालैंड जा रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, उसमें से कुछ मिलिटेंट्स जो हैं वो एज ए कुरियर का काम कर रहे हैं, मतलब 2-2, 4-4 हथियार। कॉक्स बाजार में शायद कोई बहुत बड़ा वेपन्स का वो आया था, कंसाइनमेंट, तो वो कंसाइनमेंट, तो उस कंसाइनमेंट को लेके जा रहे थे, कुछ इनके बंदे थे और कुछ ये थे, दे वर ऑल हेडिंग टू नागालैंड। तो उसको इंटरसेप्ट करने के लिए जीओसी ने फिर हमें, हमारी टीम बुलाई, और भी यूनिट्स थे, पहले तो कम टीम्स थी, सब छोटी छोटी टीम्स थी, उन्होंने लगा कि ये टीम्स ही कर लेंगी काम, बट बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ऑपरेशन का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है, तो बहुत ज़्यादा मिलिटेंट है और वो फैल गए कई ग्रुप्स में। तो हमारा एक बार इंटरेक्शन हुआ कि हमें एक एम्बुश लगाना था और एसएफ का एम्बुश लगाना था, तो हमारे वाले एम्बुश से तो नहीं गुजरे, वो एसएफ के एम्बुश से निकल गए। नहीं, बट ये जा कहाँ से रहते सर? ये बांग्लादेश से नागालैंड जा रहे थे, नागालैंड पूरा घूम करके, मणिपुर पे बहुत लंबा रास्ता था। हाँ। और हम भी सरप्राइज हुए कि पहले हमें लगा म्यांमार होते हुए जा रहे थे, म्यांमार होते हुए जा रहे थे, बिल्कुल म्यांमार होते जा रहे थे। तो हमें भी पहले रियलाइज हुआ कि 300 बंदे और यहाँ से ऊपर क्यों जाएंगे, हमें लगा कि मे बी इन्फॉर्मेशन इज रॉन्ग, बट अब जब जनरल ऑफिसर कमांडिंग जो होते हैं, उन्होंने जब बोला है, ब्रीफिंग खुद की उन्होंने हर टीम लीडर की, तो हम तो एयरलिफ्ट किया हमें, तो हमें बोला कि भाई ये ग्रुप है और आप ढूंढो। तो उसके बाद हमें, जब एसएफ के साथ हम टीम अप हुए तो हमें रियलाइज हुआ कि ग्रुप तो है, बिकॉज हम जब गांव में पहुंचे तो पूरा गांव खाली पड़ा था। सर आप लोग एयरलिफ्ट हुए और किस गांव में पहुंचे, कहाँ से? हम साइहा करके एक मिजोरम में जगह थी, तो मणिपुर से आप सर मिजोरम गए? हाँ, हम इम्फाल में इकट्ठे हुए और हेलीपैड से एयरफोर्स के चॉपर्स हमें पहले सिलचर लेके गए, फिर सिलचर से साहिया लेके गए, तो साहिया में उतार दिया हमें। साहिया इंडिया के अंदर है सर? हाँ, साहिया एक स्मॉल टाउनशिप, लार्ज विलेज कह सकते हो मिजोरम में। उसमें असम राइफल्स वगैरह का डिप्लॉयमेंट? हाँ, असम राइफल्स, वहाँ पे असम राइफल डिप्लॉयमेंट थी, वहाँ पे जीओसी बैठे हुए थे। फिर हमें बोला कि भाई ये सिचुएशन है, 300 बंदे आ रहे हैं और भी फोर्सेस हैं, बट मैंने उनको इस हिसाब से बांटा है कि वो किसी का किसी से क्लैश नहीं होगा। बट हमें रियलाइज हुआ वहाँ जाके कि इतना ज़्यादा मतलब टेरेन डिफिकल्ट है, मतलब आपने सामने दिख रहा है आपको एक गांव 2 किलोमीटर पे, तब लगती है तो मैं ऐसे चला जाऊँगा, बट वो आपको नीचे 4 किलोमीटर ले जाएगा, फिर 4 किलोमीटर चढ़ाएगा नाले से। सो आप जो 1 घंटे का रास्ता आप सोचते हो, आपको कम से कम 4.5-5 घंटे लग जाएंगे, सिंपल एंड, और ऊपर से कोई रास्ता नहीं है, और वो जंगल में आप नॉर्मल छोटी सी नाइफ से काट करके हैक करके जा नहीं सकते, ये बड़ा डर। लीच अलग है, जो लीचेस लग जाती हैं आपके, है ना, वो भी रियलाइज नहीं होती, वो तो जब कपड़ा में गीला गीला लगता है तब कोई कहता है ये तो है, फिर नमक निकाल के उसको लगाओ या फिर ओडोमॉस लगाओ जूतों में, मतलब ड्रिल्स आप जानते ही हम क्या करते थे वहाँ पे। तो देन फाइनली हमें रियलाइज हुआ कि ये बड़ा मुश्किल वाला काम है, फिर हमारे साथ एसएफ को जोड़ दिया, तो तकरीबन हम जहाँ भी जाते थे एसएफ को थे। फिर बाद में ऑपरेशन इतना ज़्यादा आप लोग का टास्क क्या था सर? मतलब साइहो से बाहर जाकर के? साइहा से फिर हमें उन्होंने बोला कि आप बॉर्डर तक चले जाओ और बॉर्डर के आसपास ऑपरेट करो कि वो अंदर ना आने पाए।
एंड कहीं पे उन्होंने ऊपर भी फोर्सेस लगाई हुई थी जो उनको रोकेंगी इंडिया के अंदर घुसने में, नागालैंड से, मणिपुर से, अच्छा। बट वो हो नहीं पाया बिकॉज इनसे एनकाउंटर यहीं पे हो गया था। वो गलती से इंडिया में घुस गए और फिर हम उनको पीछा करते हुए थोड़ा बहुत आगे पीछे चले गए, तो क्योंकि वहाँ पे कोई लाइन तो होती नहीं बाउंड्री का, तो किसी को पता नहीं कितना हम अंदर चले गए, वो कितना हमारे अंदर आ गए। बट जनरली या हमें शायद आप बताना नहीं चाहते हैं, बट दैट इज एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल सर। तो हाँ, कभी हमें लगा भाई हम अंदर चले गए तो देखा ये तो म्यांमारीज गांव है, ये तो इंडियन है नहीं, कि उन्होंने जो करेंसी दिखाई वो Yes, था। sir. तो बट वो इनएडवर्टेंट था, नॉट दैट हम जानबूझ के गए, बट क्या अब हुआ क्या सर, एक साइड? तो हाँ, हम वहां पे गए तो हमें रियलाइज हुआ कि भाई हमने म्यांमारीज आर्मी को देखा और हमें रियलाइज हुआ कि ये तो इनकी आर्मी नहीं है, उनके 2 आदमी ड्रेस में हैं, बाकी सारे टी शर्ट। आप लोग एम्बुश के लिए जा रहे थे? हम एम्बुश के लिए जा रहे थे और हमें किसी ने बोला कि सामने से एक गांव है, गांव के अंदर से यहाँ पे म्यांमारीज आर्मी का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है कि उनके कोई पक्के पोस्ट नहीं होते, कोई 10-20 गांव में एक पक्का पोस्ट होता है, बाकी आर ट्रैवलिंग पोस्ट। जैसे 20 बंदे उठ के गांव में आ गए, वो पोस्ट बन गया फॉर 7-10 डेज, 7 दिनों के लिए, तो वहीं रहेंगे, सारा गांव उनकी लुक आफ्टर करेगा और उनको खिलाएगा पिलाएगा और वो जो है पूरा अपना इलाका डोमिनेट करेंगे, फिर चले जाएंगे। एंड उनका बड़ा कोएग्जिस्टेंशियल सिस्टम है गांव के साथ में, और इवन विद मिलिटेंट्स। ऑब्वियसली अगर 300 मिलिटेंट आपके देश से गुजर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब आपका मतलब ये ओके विद दैट ना, आप बिल्कुल दिक्कत नहीं है। सो हमारे जाने से फिर उनको वो दिक्कत हुई, तो हमें रियलाइज हुआ कि आ रहे हैं। अब कैसे हमें, हमारे पास ना तो जीपीएस ना कुछ पता है हमें, तो फिर हमें एम्बुश में बैठना पड़ा कम से कम 1-1.25 घंटा, फिर उस ग्रुप को, उनके आर्मी को जाने देना पड़ा गांव से कम 1 किलोमीटर बाहर निकल के। नहीं, आप लोग जब गांव के पास सर्वेलेंस करने के लिए गांव के अंदर पहंचे हम लोग, आप लोग गांव में घुस गए हम, क्योंकि मिलिटेंट तो निकल गए थे वहां से, तो हमने पहुंचा तो हमने बोला वो तो निकल गया, ग्रुप यहाँ से आया था, वो उसने दिखाया। फिर वो पहले इनकाउंटर हो रखा था एसएफ के साथ में, तो उनके खून वून भी थे, वो बैंडेजेस थे, फिर काफी सिरिंजेस थे। तो टेलटेल साइंस तो यही होती है। फिर खाना बना हुआ है हर दूसरे घर में, लेकिन खाने वाला कोई नहीं है, तो फिर किसके लिए खाना बना? खाना तो फिर इन्हीं के लिए बना होगा। ओके, तो सर आप लोग मतलब जब अप्रोच करे तो या तो उनको पहले ही पता लग गया? नहीं, शायद मे बी उनको पहले पता लग गया, या फिर उन्हें पता ही था कि उनका टाइम हो गया था। हम जैसे पहुंचे गांव में तकरीबन 11 बजे, तो जनरली ग्रुप क्या है, अपना खाना वाना बना के 9-9:15 बजे नॉर्थ ईस्ट में निकल जाते हैं सर। हम अपना खाना पैक करा के, सो लंच में हॉल्ट नहीं करते जब तक कोई बीमार ना हो। और काफी सिरिंजेस मिली, तो हमें पता लगा कि इस ग्रुप में इंजर्ड है, बीमार भी है। तो क्या है, आपको पता है मणिपुर म्यांमार की जंगल कितने खतरनाक है, उसमें कितने टाइप के कीड़े हैं, कितने टाइप के डिजीजेज हैं, तो कुछ ना कुछ को बुखार कुछ ना कुछ तो होगा। तो मेडिसिन तो उनके पास काफी थे, तो आई रियलाइज कि इनका ग्रुप का स्पीड भी कम होगा, बिकॉज बीमार आदमी को साथ लेके चलना भी बड़ा मुश्किल है, और उनको हम पीछे भी नहीं छोड़ सकते, बिकॉज फिर वो टारगेट बन जाते हैं। तो कोई भी ग्रुप जो है उसको छोड़ के नहीं जाना जाएगा, साथ देखो, तो इनकी स्पीड कम है। तो फिर हमने जीओसी को बताया कि सर ये जो है इनमें काफ़ी बीमार लोग हैं, बिकॉज हम हर दूसरे तीसरे घर में जहाँ गए, इनके डर से, क्योंकि बाहर से थे, इनके डर से गांव वाले भी भाग गए सारे, तो गांव तकरीबन खाली था। तो 1 या 2 जो मेल मेंबर थे यहाँ वहाँ, जिन्होंने लकड़ी ला के दी होगी या खाना दिया होगा, वही बचे हुए थे, बाकी तो सारे भाग गए। फिर इतना सिरेंज और इतनी दवाइयाँ यहाँ वहाँ पड़ी थी, या तो किसी ने इनको बता दिया कि दूर से आर्मी आ रही है, ये भी हो सकता है। वो मेरे को लगा कि वो जल्दी में निकले, बिकॉज कई मेडिसिन भी पड़े थे वहाँ पे, वो कलेक्ट नहीं कर पाए उन चीज़ों को। तो फिर हमने जीओसी को बताया कि सर एक ग्रुप तो यहीं से निकला है। उन्होंने वो ठीक है, मैं आपको एक एसएफ की टीम देता हूँ, वो आपको सपोर्ट करेगी, आपके साथ चलेगी, एंड देन जहाँ भी करना होगा तो जॉइंटली आप जो है अपने सारे ऑपरेशन प्लान करना। हाँ, आप लोग म्यांमार में घूम रहे हैं, मिलिटेंट्स को ढूंढ के, तो उनके पीछे तब पता नहीं था ना कि म्यांमार है, वो मिक्स है वहाँ पे। टेरेन ऐसा है कि हमें ये नहीं पता हम कहाँ घूम रहे हैं। बिल्कुल। अब हमें ये भी नहीं कंफर्म है कि हम ऐसा समझना चाहेंगे सर, अनलाइक आईबी को बनी नहीं है, कहीं पे फेंस भी नहीं है कि हमें पता लग जाए। एंड इनफैक्ट सर वो जो बॉर्डर प्लेयर हैं वो भी इतनी दूर दूर हैं कि अगर आप बीच से निकल के, तो आपको टाइम लगता है। एक गांव से दूसरा गांव 4, 4.5, 5 घंटे, मतलब 5, सवा 5 घंटे। तो हमें पता ही नहीं हम कहाँ घूम रहे हैं। हम भी ऐसे ही समझना चाहेंगे, बट प्लीज प्लीज प्लीज। तो फाइनली फिर हमारे तो जो राशन दिए थे वो खत्म हो गए, बिकॉज राशन का कोई सप्लाई हो ही नहीं पा रही। अब अगर हम अंदर हैं तो वहाँ पे कोई चॉपर आएगा नहीं, कोई एयर ड्रॉप तो हो नहीं सकता आईबी क्रॉस करके। तो इसीलिए फिर हमें लिव ऑफ द लैंड ही करना पड़ा। तो फाइनली हमने फिर एक कोई सिविलियंस 4-5 आ रहे थे, हमने उन्हें ही डरा धमका के उनका जो भी बैग में खाना था, हमारे जो वेज खाने वाले जो स्टॉन्च जार्ट्स, वो भी मीट खा गए, बिकॉज वो उनके बैग में निकला ही वही सम ड्राई मीट एंड चावल एंड समथिंग, उबले हुए चावल। तो जो कभी चावल नहीं खाते वो भी, उनको भी खाना ही पड़ा। सो दैट इज हाउ इट हैपेंस, को इलाज नहीं है। तो फाइनली हमने वैसे सरवाइव किया, गांव से कभी कुछ खा लिया, किसी काट ली सब्जी काट ली, फिर उसको हमने फिर, क्योंकि वहाँ तो इंडियन करेंसी भी नहीं चलती है, नोबडी वाज टेकिंग आवर मनी। नमक नहीं मिलता वहाँ पे, यस यस, सॉल्ट नहीं मिलता। वो सॉल्ट लेने मिजोरम आते हैं,
तो मैंने उनसे पूछा भी तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मिजोरम जा रहे हैं। मैंने बोला कोई तुम्हारे पास कोई कागज वागज है? वो नहीं, हम ऐसे ही जाते हैं, नमक लेके आ जाते हैं, नमक और सामान लेके। दिस इज हाउ इट वर्क्स सर। यस, तो मैंने बोला ठीक है। तो काफ़ी डिफिकल्ट वाला वो था वहाँ पे टाइम। इनफैक्ट बॉर्डर के साथ में एक फ्री ट्रेड वाला अरेंजमेंट भी है, जैसे कि है, बट वहाँ पे देयर वाज नन ऑफ द, वो जो हम कहते हैं ना कि बॉर्डर से ऐसे मोरीमेक बॉर्डर, ऑफिशियल बॉर्डर, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। हम तो बस जंगल नन वाज रिक्वायर्ड। हाँ, नन वाज रिक्वायर्ड। आई एम गुड दैट वो था भी नहीं। मैक्सिमम ट्रेड होता ही वहां से सर। हाँ, मतलब मतलब मोरे वो आ वाला तो जाते हैं। सेरेमोनियल In fact, ट्रेड पॉइंट मैंने है। तो थोड़ा कम बोला कि मिजोरम। इनफैक्ट दैट लेडी एंड एक बंदा था, वो कहते हैं हम तो सिलचर जा रहे हैं। सिलचर तो बहुत दूर है यहाँ से। बोला हाँ वहीं जाते। तो वहां से आई एम श्योर वो सामान लेके आते किसी तरह से। Yes, yes. कोई पूछ नहीं था। तो खैर वो टाइम अलग था, कम से कम 20-25 साल 30 साल पुरानी बात है, तो वो तब की बात है। बट अभी तो चीजें चेंज हो गई हैं। तो अभी हाल में वो जो मर्सिनरीज पकड़े गए थे, या वो अभी भी वही सोच रहे होंगे कि अभी भी हम ऐसे ही निकल जाएंगे। तो ऐसे चलता रहा। फिर फाइनली एसएफ के साथ हमारा टाई अप हुआ। फिर एसएफ के साथ हमने 2-3 ऑपरेशन किए। फिर क्या, वो उनकी टीम भी फिर टूटने लगी। फिर उनके भी टीम्स अलग अलग हो गए। हमारे को उन्होंने 2 लड़के दे दिए जीओसी ने, कि तुम 2 को रखो। फिर हमें एक गांव में पहुंचे तो हमें रियलाइज हुआ कि 2 एसएफ लड़के, 2 SF वाले। okay. हाँ, हमारे भी टीम एक्चुअली क्या, वो भी थोड़ी कम हो गई। किसी को चोट लग गई, फिर किसी को जूते वूते सब फट गए थे, कुछ नहीं थे कपड़े। वो हम पता नहीं 12-13 दिन से वही कपड़े पहन के और जिनको चोट वगैरह लग रही थी वो पीछे, उनको फिर हम क्या, हम वेट कर रहे थे, फिर पीछे से पेट्रोल आती, वो ले आती। फिर हमें उनको वेट करने पड़ते। फिर हमको रेडियो सेट पे बताते। पूरा सर विंगेट वाली पार्टी टाइप। हाँ, और एक्चुअली विंगेट वाली पड़ी। जूते उते फट के, हम टेलिंग, हमने बांध के। कपड़े भी हमारे तकरीबन 12-13 दिन से ना कोई धोए। एक आध चेंज होता था। कितना पिट्ठू में ले लोगे आप? Yes, ना, yes. मेन क्या होता है, 2 ही चीजें होती है पिट्ठू में, ammunition. फूड। 2 ही Yes. चीजें होती है। कपड़े तो कोई इतने 1 या 2 ही लेके जाता है, थिंकिंग की अभी ऑपरेशन खत्म, हम वापस 7 दिन में। कौन चाहता है कि ऑपरेशन करता रहूं 1 महीने? कोई नहीं चाहता। वो चाहता है कि वापस आ जाऊं। तो कुछ भी नहीं था हमारे पास। इट वाज ऑल खाली। बिकॉज एमिनेशन भी तकरीबन जो हम एक्सपेंड करते थे, हर एक राउंड में थोड़ा बहुत एक्सपेंड हो जाता है, जो भी फायर डिसिप्लिन सिखाते हैं आपको। तो फाइनली जाके फिर एक ऑपरेशन में हमें लगा कि भाई यहाँ पे ग्रुप आ रहा है। तो 250 का उसमें से लोग वापस चल पड़े। तो वहां से एसएफ की एक टीम आगे थी। उन्होंने बोला कि नहीं, सॉरी सर, मैं इसको थोड़ा डेलिबरेटली समझना चाहूंगा। एक गांव या कहीं पे आप लोग पहुंचने वाले थे, हमें एम्बुश लगाया। हमें उन्होंने बोला गांव वाला कि भाई इस तरफ को गए बंदे, बहुत सारे बंदे गए। अब वो फिगर्स नहीं दे पाते, तो जो वो डरते हैं। तो उन्होंने बोला इस तरफ को बहुत सारे लोग गए हैं। तो ये इंडिया की तरफ? नहीं, वो म्यांमार की तरफ, अंदर की तरफ। और आप लोग तो वहीं से आ रहे थे? हम पीछे से आ रहे थे। पीछे से मतलब हम आ रहे हैं, नॉर्थवर्ड जा रहे हैं हम उनको फॉलो करते हुए, क्योंकि टीम तो इनकी ग्रुप तो नॉर्थवर्ड जा रही थी। तो हम भी पीछे से चल रहे हैं नॉर्थवर्ड्स। तो उन्होंने बोला कि यहाँ से आगे गए हैं। तो मैं बोला यहाँ से आगे गए तो और कहाँ आगे जाएंगे? तो फिर हम उनके आगे मुझ लगाएंगे। बोला नहीं, यहाँ से वापस आएंगे। मैं बोला वापस क्यों आएंगे? बोला वो गांव में तो खाना खुना खाने गए हैं, क्योंकि गांव नहीं था यहाँ पे कोई लंबा, यहाँ गए हैं और ये वापस आएंगे इसी रास्ते। मैंने बोला फिर तो बहुत बढ़िया है, दिस इज द राइट प्लेस फॉर एम्बुश लगाने का। तो हमने उनकी टीम को 2 स्काउट लगा दिए और फिर हमने इनको डिप्लॉय कर दिया। बट हमें लगा कि हम 250 हैं और हम मुश्किल से वहाँ 11-12 बजे हुए थे। तो हमने बोला जितना एमिनेशन है आँख खोल के फायर करो। एंड ये है कि भाई ये काउंटर एम्बुश नहीं करेंगे, इतनी गारंटी है हमारे को। बिकॉज ये टायर्ड हैं, इनमें बीमार हैं, इनमें इंजर्ड भी हैं कई सारे, तो ये काउंटर एम्बुश नहीं करेंगे। तो बस तुम जितने मार सकते हो, जितना एमिनेशन में मार लो, उसके बाद बाकी ग्लोरी है। बाकी आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद मिलिटेंट भी मत मांगना। हमने भी विश लाइक हेल की ये भाग जाए और आए ना। बिकॉज अगर वो वैसे ही चढ़ना शुरू करें ना बिना हथियार के, तो भी हमको ओवर पार कर ले, हम 10-12 बंदे। तो 2 एसएफ के लड़के तो हमारे साथ बैठ गए। तो हमने बोला चलो अपने पे लेट जाओ, अपने में पोजीशन ले लो। तो मैंने देखा वो दोनों आपस मेरे से कोई 1-2 गज पे थे, मतलब नेक्स्ट मेरा बड़ी था, मेरा रेडियो ऑपरेटर, मेरे साथ ही थे वहाँ पे। तो वो दोनों ने एक बीड़ी सुलगाई। तो बोला हाँ पीले फिर पता नहीं जिंदा बचेंगे नहीं बचेंगे, पीले। मतलब वो ऐसे बात करें जैसे नॉर्मल घर का ऐसे बात करते हैं। हाँ भाई। तो वो मतलब मैंने तब रियलाइज किया कि ये बंदे थोड़े अलग होते हैं, दे आर मेड डिफरेंटली। और ये दे आर एक्चुअली हाउ वी आर प्राउड ऑफ आवर स्पेशल फोर्सेस वेयर दे ऑपरेट। तो वो दोनों ने अपना आराम से बीड़ी शेयर की, दोनों ने बड़ी पार्टी टाइप की। भाई कुछ भी हो गया तो कोई बात नहीं, तू मेरे घर वालों को बता देना। वो बोला तू मेरे घर वालों को बता। बोला दोनों हो गए तो देन दे लुक्ड एट मी। मैंने बोला डोंट वरी, मेरा भी नहीं पता भाई तुम्हारे को, जो तुम्हारा होगा मेरा भी होगा। बिकॉज वी वर जस्ट 5 of us, वो 2 एसएफ के लड़के और हम 3। एंड मेरी एक और चिंता थी कि अगर एम्बुश में सम ऑफ आवर बॉयज गेट किल्ड या कोई किसी की हो जाती है, हाउ डू वी, कैसे हम उसके फैमिली मेंबर्स तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे, कैसे उसकी बॉडी लेके जाएंगे? बिकॉज हम इतने अंदर थे, हमें कुछ नहीं पता और हमें अपना ही जो है सर्वाइवल डाउटफुल लग रहा था। तो हम किसी को कैसे वहां पहुंचाएंगे? बट चलो खैर। सर ये बताइए, गवर्नमेंट लेवल पे कोई बातें भी नहीं चली थी कि आई एम नॉट श्योर कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। बिकॉज हम तो अपने डेली के अफेयर्स और डेली एम्बुशेस में, और जब भी क्या होता कि एक्चुअली उन्हें भी नहीं पता था किस रास्ते जा रहे हैं, हमें भी जैसी इन्फॉर्मेशन मिलती है हम उधर चल देते हैं उनको इंटरसेप्ट करने। वहाँ 2-4 बंदे मर जाते हैं फिर ऐसे करके। बट
पूरा ऑपरेशन खत्म होने तक तकरीबन 12-13 पलटने लगी थी इस काम में, 13-14 यूनिट्स अलग अलग जगह पे डिप्लॉय करते करते फाइनली ब्रॉड फ्रंट। हाँ, उनमें कई ग्रुप्स तो इतने टायर्ड हो गए कि वो हमारे पोस्टों पे आके बैठ गए, बोले हथियार ले लो और हमें खाना दे दो। ये तो कॉक्स बाजार से अभी तक हमें हाँ, नहीं एक्चुअली मैं बता रहा हूँ। एंड एन एएससी ऑफिसर वाज एक्चुअली यू नो अवॉर्डेड गैलेंट्री बिकॉज वो उसको मिल गए बंदे 5 वहाँ पे, और वो हथियार लगे उन्होंने पोस्ट के सामने रख दिया, बोला हो गया अभी तुम ले लो। एंड कि हमको बताया था कि पास में ही जाना है मैप पर। ऑलमोस्ट 250 वेपन्स वेयर मतलब हमने वो Recovered, sir? हाँ, रिकवर्ड आफ्टर द ऑपरेशन। मतलब हम तो गए थे, जीओसी आए थे, तो ऐसे लगी थी हथियारें मतलब, और हम भी देख के सरप्राइज कि इनके पास इतने लेटेस्ट हथियार कहाँ से आते हैं। और मैं आपको 94 की बात कर रहा हूँ, 94-95 की बात कर रहा हूँ। I'm sorry सर, हाँ मैंने आपको रोक दिया था, आप बता रहे थे तो उस- एसएफ के लड़कों के साथ हमने एम्बुश किया। तो बट क्या हुआ, स्टॉप्स की कुछ वो क्या है, उन्हें लगा कि भाई हम लास्ट ग्रुप आ गया है और इसे फायर करेंगे तो फिर जो है मेन ग्रुप हमारे साथ फंस जाएगा। बट शायद प्रीमेच्योरली फायर हो गया स्काउट्स का, तो ये ग्रुप पूरा तितर बितर हो गया। तो हमें ओके, अच्छा ये सब बंदे आए वहां से वापस आए? हमने देख लिया, मैंने भी देखा उनको चलते अच्छा। हुए। मैं देखा बड़ी लंबी लाइन है, कम से कम 100-125 लोग तो होंगे, एक के पीछे एक, प्लस किसी के बैंडेज लगा, किसी को लगा। मैं देखा उनको आते हुए, तो मैंने कैलकुलेट किया कि यहाँ तक इस क्रॉसिंग तक, वो इट वाज एक्चुअली अ ट्रैक जंक्शन, यहाँ तक आते आते उन्हें कम से कम 15-20 मिनट लगेंगे, तब तक हम पूरा डिप्लॉय हो जाएंगे, सारे हथियार भी हम रेडी कर देंगे। बट समहाउ स्टॉप्स का फायर हुआ, और इंस्टेड ऑफ कमिंग, आने के बजाय वो सारे गांव वो नीचे जैसे नालों में भाग जाते हैं या जंगलों में भाग जाते हैं, वो चले गए। तो हम काफ़ी देर वेट करते रहे, बट हमें कोई बंदा मिला नहीं। पर गांव वाले मिले पीछे से आते हुए, इनके साथ सिविलियन भी थे काफ़ी 3-4, आई थिंक एक आध कोई डॉक्टर भी था, कोई और भी बंदे थे। फिर अब इनको तो कहाँ ले जाते हैं, फिर हमने थोड़ा उनसे इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करी। तो अल्टीमेटली वो डॉक्टर्स वगैरह नहीं भागे? वो तो सिविलियन थे, इनको डर भी नहीं था। उनको तो पकड़ के लेके आए होंगे सर, ये 3-4 इसके साथ चलो हमारे। तो सिविलियन था कोई, या उनका कोई पॉलिटिकल एडवाइजर था, इस टाइप से कोई था। बट इनको तो हमने कहाँ ले जाना था, बिकॉज हमें खुद नहीं पता हम किस कंट्री में घूम रहे हैं। तो फिर फाइनली उनसे पूछ पाछ के फिर हमने उनको बोला भाई तो चलो तुम जाओ। उससे हम तो बोला हम सिविलियन है, हम कुछ नहीं जानते, हमको तो वो सिंपल उनकी कहानी होती, हमें तो हथियार दिखा के लाए थे। तो वो जब तक हम उनके साथ थे अभी तो हम आपका ट्रीटमेंट करना आपका कर देंगे। आपने छुड़वा दिया हमको। तो उसके बाद भी फिर वो करते करते 2-3 और एनकाउंटर हुए। फाइनली फिर हम जो है हम डी-इंडक्ट हुए आफ्टर अबाउट 20-25 डेज। वहाँ पे 20-25 दिन बाद हम माय डी-इंडक्ट। गॉड। इनफैक्ट इसीलिए शायद वो डर गए होंगे, और उन्होंने जो ऐसे और भी ऑपरेशंस हुए होंगे जिसकी वजह से हर कई जैसे वो जा रहे थे ना, तो इतने तितर बितर हो गए जब उनका डायरेक्शन लॉस हो गया कि ना उनको कोई गाइड करने वाला, ना उनका कोई वो कम्युनिकेशन था। तो अल्टीमेटली जब भी वो इंडिया में आते, कोई ना कोई बॉर्डर पे या कोई ना कोई ग्रुप उसका एम्बुश कर देती। तो ऐसे करके दे केप्ट लूजिंग मैन पावर। तो सर टाइम हो गया, जैसे 20-25 दिन आप ही बाहर थे, बाकी टीम्स भी थी, यूनिट्स भी थी, डिप्लॉय हो रखी हैं, एंड हर एक जगह कहीं ना कहीं उनका एनकाउंटर हो रहा होगा। कुछ बंदे मर गए, कुछ को चोट लग गई, तो वो मोराल वैसे ही उनका खत्म हो जाता है। आपको पता ही है, वैसे भी लीडरशिप देखो बहुत जरूरी होती है। जब लीडरशिप नहीं होता है, जब डायरेक्शन नहीं होता है, जब एम नहीं होता है, जब कोई वो नहीं है, तो फिर लोग फिर एक्चुअली दे आर आल्सो टायर्ड एंड कि चलो किसी तरह कहीं निकले यहाँ पे। तो कईयों ने तो अपने आप ही आके अपने हथियार डाल दिए, बोला भाई करो, अरेस्ट करना जो करना। खाना तो पहले हमने हाँ ऑब्वियसली उनको भी काफी बुरी हालत थी उनकी, जैसे हमारी थी। तो चलो हम तो ट्रेंड आर्मी हैं, तो हमारा अलग सिस्टम है कि भाई हम कैसे अपने आप को होल्ड करते हैं, कैसे सर्वाइवल करते हैं। बट वो तो क्या है, वो तो दे आर नॉट ट्रेंड आर्मी ना, तो एक रैगटैग आर्मी है, तो उतना ही उसमें सर म्यांमार आर्मी के साथ भी एनकाउंटर हो गया था इसी में से? नहीं एनकाउंटर नहीं, बट बेसिकली ये था कि हथियार कॉक हो गए उनके भी, हमें नहीं पता हम वो क्या था सर ये सिचुएशन एक्चुअली। क्या हमें किसी ने बोला कि भाई यहाँ से इनकी आर्मी घूमती रहती है, और क्योंकि अब कुछ आपकी हरकत है, कुछ इनकी हरकत है, तो इनकी थोड़ी डिप्लॉयमेंट बढ़ गई है। तो हमने बोला पोस्ट कहाँ है? बोले यहाँ कोई पोस्ट नहीं है, आर्मी की कोई पोस्ट नहीं होती। फिर कैसे काम होता है? बोला एक पोस्ट है, वो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, वहीं से 10-12 लोग आते हैं, जिस गांव में रह जाते हैं वही पोस्ट बन जाता है। तो फिर वो गांव उसकी देखभाल करता है, फिर वो अगले गांव में जाते हैं, ऐसे करके वो घूमते रहते हैं। और हमें नहीं रियलाइज़ हुआ कि वो आ रहे हैं, और हम जब निकले तो आमने सामने हो गया, उन्होंने हथियार कॉक कर दिए ट्रैक पे। हाँ ट्रैक पे, एकदम प्रॉपर ट्रैक पे, और हमने भी कॉक कर दिया। अब एक्चुअली क्या है कि वो थे 10-12 आदमी, हमारे भी 12-13 आदमी थे। तो मैंने बोला देखो करके हमारी दुश्मनी इनसे तो है नहीं, अब एनकाउंटर होगा, सो देयर विल बी सम डेथ्स, उनके भी मरेंगे, हमारे भी मरेंगे, तो व्हाई शुड आई लूज? मैं अपने बंदों को क्यों इस सिचुएशन में डालूं? तो एज एन ऑफिसर आपको ये सोचना है कि भाई मैं सिचुएशन को एक्सट्रिकेट कैसे करूं। हम इनसे लड़ने तो आए नहीं है, मेरे आर्मी से, हम तो आए मिलिटेंट से लड़ने। तो इसीलिए उस हिसाब से फिर मैंने बोला देयर इज नो पॉइंट। फिर मैं काफी देर तक चिल्लाता रहा इंडियन वो। अच्छा उस टाइम पे बड़ा मजेदार ये हुआ कि जो सिविलियन को हमने हथियार दिखा के खाना लिया था, वो हमारे कब्जे में थे। तब भी हम खाना ही खा रहे थे जब ये बंदे आए। आप लोग गांव में खाना खा रहे थे? नहीं, गांव से बाहर निकल के, गांव में तो बैठ ही नहीं सकते, गांव से आगे निकल गए, काफी आगे जाके। तो हम बैठे हुए थे एम्बुश में कि वो म्यांमारीज आर्मी शायद आएगी।
बट ये सिविलियन आए, तो सिविलियन आए तो सबको भूख लगी, किसी के पास खाने को कुछ है नहीं, फिर हमने बोला उनका खाना लो, तो पिट्ठू खोल के हमने खाना निकाल लिया। हम खाना खा ही रहे थे कि इतने में वो घुस गए हमारे उसमें। इन्होंने पहले देखा? हाँ, उन्होंने पहले देखा। फिर हमने बोला तो स्काउट्स तो खैर आपको पता ही है, हम स्काउट तो लगाते ही हैं, हम खाना खाए नहाए कुछ भी करें स्काउट तो लगाने ही होते हैं। तो उन्होंने बोला सब बंदे आ रहे हैं, बंदे आ रहे हैं। अब वो भी पहचान नहीं पाए बिकॉज उनके ड्रेस नहीं था, कोई उनकी कोई ड्रेस ही नहीं, जिसकी जो मर्जी, कोई जीन्स की कटी हुई वो जैकेट पहन के 2 बेल्ट 3 बेल्ट लगा के वो आर्मी बनी हुई वहाँ पे, तो कैसे पहचानेगा कोई क्या है। तो आगे आगे करके तो उन्होंने भी कॉक कर दिया बिकॉज उनको लिख गया ये तो दे आर नॉट म्यांमारीज, ये है नहीं यहाँ के लोग। हमने भी फिर हथियार कॉक कर दिया। फिर मैंने रियलाइज हुआ कि ये सिचुएशन बहुत जो है मुश्किल वाला हो सकता है, वो डाइसी हो सकता है यहाँ पे इस लेवल पे। फिर कल हाईएस्ट लेवल पे ये होगा कि भाई आप अंदर क्या कर रहे थे, आप कैसे। वो बात अलग है कि हमें नहीं पता लगा भाई कैसे जाना है क्या है, मैप्स तो थे बट उसमें भी पूरा वो क्लैरिटी नहीं है कि भाई नहीं पता लगता सर। तो जीपीएस आपके पास कंपास पे आप कितना कर लोगे। एंड जब आप किसी को चेज कर रहे हो तब आप फिर आपको लॉस हो जाता है वो, ये कि भाई एम है कि भाई इनको मारना है, ये नहीं कि मैं किसके कंट्री में हूँ क्या हूँ क्या नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनको मारना है। सो सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए फिर हमने सिविलियन को बताया, बोलो भाई बर्मीज आर्मी इंडियन आर्मी फ्रेंड करके, तो काफी देर तक वो चिल्लाते रहे, तब जाके वो शांत हुए। ऐसे करके हम निकले, अदरवाइज इट वाज लाइक वी वर राइट इन फ्रंट ऑफ यू एकदम। माय गॉड सर। सर आपने आसाम राइफल के साथ भी काफ़ी क्लोजली ऑपरेट किया उस समय जब आप मणिपुर में थे, एंड मैंने सर्व किया हुआ है सर, पूरे 2-2.5 साल निकाले हैं। इट्स अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर आपका? आप सही बोल रहे हैं। देखो क्या होता, मणिपुर नागालैंड में पहले क्या होता था, असम राइफल्स ही होती थी, पूरा डिप्लॉयमेंट उन्हीं के पास था। तो आईजीआर था नॉर्थ साउथ, तो पूरा डिप्लॉयमेंट उनका होता था। जो आर्मी थे वो आते और जाते रहते थे, बट जो परमानेंट वहाँ पे लोग उसको डोमिनेट करते या बॉर्डर्स को देखते तो वो असम राइफल ही थी, वो बैकबोन थे पूरे उसका। एंड आपके समय सर शायद आसाम राइफल यूनिट्स मूव भी नहीं करती थी। नहीं, वो परमानेंट थी, 20-20 30-30 साल से वहीं रहती थी। तो उन्होंने अच्छा नेटवर्क तो बना रखा था। तो फिर हमें सीओ टास्क मिला कि भाई आप इनके एरिया में जाके इनके साथ जॉइंट ऑपरेशंस कीजिए इनके साथ में। तो फिर हम सीता करके एक पोस्ट है मणिपुर में, टेक्नो सीता माची। हाँ सीता माची, बिल्कुल। तो हम वहाँ से चले, तो हम तकरीबन हमें उखरुल डिस्ट्रिक्ट के सदर्न पोर्शन में कसौंग करके एक बहुत बड़ा गाँव, बहुत बड़ा गाँव है, तो वहाँ जाने के लिए टास्क मिला था। तो हम तकरीबन 2.5-3 दिन वहाँ से जंगल बैशिंग प्लस वो रे एंट्रेंस नालों से घूमते हुए वहाँ पहुँचे। और ऐसा हुआ कि उस टाइम पे जब हम पहुँचे तो हम पैदल गए, तो गाड़ियाँ फेचअप नहीं हुई थी उस टाइम पे, कच्चे रास्ते होते थे, तो पक्के रास्ते होते नहीं थे। तो जब अगर बारिश हो गई तो, और इतनी उसकी एसेंट इतना स्ट्रांग होता था कि बिल गाड़ियाँ चढ़ नहीं पाती थी, तो उस टाइम क्या है फिर सारा सप्लाईज बंद हो जाता था। तो फिर हमने तकरीबन आप लगा लो 2-2.5 महीना वहाँ पे अपने आप ही सर्वाइव किया। कुछ दिन तो असम राइफल्स हमने ले लिया, पर असम राइफल का भी तो अपना लिमिटेशन है, उसने अपने ट्रूप्स को भी देखना है सर। एंड फाइनली फिर हमने सर्वाइव वहाँ पे उनके पोस्टों पे ऑपरेट किया, उनके साथ घूमे फिरे और उनका पूरा इलाका देखा, उनके साथ उनके टैक्टिक्स को समझा, वो कैसे जो है इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, क्योंकि वो परमानेंट है वहाँ पे, इतने सालों से रहते हैं, उनको सब पता है, जितना हमें उतना। कई तो शादी वादी करके एकदम, हाँ कोई लोकल लड़के थे जो वहाँ से रिक्रूट कर रखे थे उन्होंने, तो उन्होंने तो मैरिज भी कर रखी है। तो उनके पोस्टों पे भी कई जगह पे क्वार्टर्स होते थे उस टाइम पे। अभी तो खैर वो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, तो असम राइफल्स भी आजकल मोबाइल हो गई है, कोई मणिपुर से ये सर अभी वो 2-3 साल वाला 2-3 साल में वो भी मूवमेंट कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी हमने इनके साथ बहुत ऑपरेट किया है, बहुत ज़्यादा मतलब कैंप्स को ढूंढा है और काफ़ी जगह ऑपरेट किया है। तो हमें रियलाइज़ हुआ कि कोई इंटरेस्टिंग ऑपरेशंस। हाँ, उसमें एक ऑपरेशन था जहाँ हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक कैंप है वहाँ पे, तकरीबन वहाँ पे 30 या 40 मिलिटेंट्स की ट्रेनिंग चल रही है, वो ट्रेनिंग खत्म होने वाली है। तो ट्रेनिंग कैंप? हाँ ट्रेनिंग कैंप इंडिया के अंदर ही सर? हाँ बिल्कुल। इनके ट्रेनिंग कैंप्स इतने डिफिकल्ट एरिया में होते हैं कि आम आदमी जाके ना दिखाई देगा, और इतने वेल कैमोफ्लेज होते हैं कि ना आप वहाँ पहुँच पाओगे इतनी आसानी से। और इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने आपको बताया कोई नहीं देगा आपको, क्योंकि वो सब होमोजेनियस ट्राइब्स हैं, वो किसी के खिलाफ इन्फॉर्मेशन देंगे नहीं। तो हमें किसी ने बोला था कि ऐसे इस ग्रिड रेफरेंस के अंदर एक स्क्वायर के अंदर जो है कैंप है। स्क्वायर के अंदर यही होता था। इनफैक्ट जैसे मैं कह रहा था गोल्डन बर्ड में भी हमें तो मैप पे उन्होंने बोला यहाँ से यहाँ, तो मैप पे तो यहाँ से वो मीटर मैप था तो क्वार्टर मीटर मैप पे वो 25 किलोमीटर बन जाता है। तो इसीलिए जो है उन्होंने बोला उस मीटर आप जाओ। तो हमने काफ़ी टीम्स लगाई और हमने बहुत ज़्यादा री एंट्रेंट्स और अंदर से जाते हैं, आपको पता है वहाँ पे
लीच और कीड़े मकोड़े, कोई हिसाब नहीं कौन सा कीड़ा काट जाए, कितने मस्कीटोज होते हैं, क्यों डैम्प एरिया है वो। यहाँ के लोगों को Yes. पता भी नहीं है कि वहाँ पे कितने कीड़े अलग हाँ, अलग तरह के कितने कीड़े हैं हैं। और उनमें से कितने खा सकते हैं। तो वो तो इनफैक्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग, एक विलेज में हमने पोस्ट लगाया था, तो मैं देखा बच्चे खेल रहे हैं, तो एक उन्होंने कोई कीड़ा पकड़ रखा था, उसके धागा बांध रखा उड़ाते था। हैं सर Yes, हाँ, तो वो yes. उड़ रहा था, वो पीछे पीछे सारे खेल रहे थे। मैं कहा चलो बड़ा अच्छा है। फिर शाम को देखा मैंने, उसी ने उसको आग में डाला, पट से आवाज है, वो खा गया उसे। तो नो फॉर मी इट वाज लाइक अरे ये क्या हो रहा है। तो हम मतलब वी आर नॉट यूज्ड टू उस चीज़ों से, हमें उतनी वो नहीं है। तो मैंने रियलाइज किया कि यू कैन ईट एनीथिंग एज लॉन्ग एज वो आग के अंदर से गुजर जाए। हाँ, वो चलता फिरता है और आग से वो अगर पास हो गया तो अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा कर ले। तो हम काफ़ी मतलब 1-1.5 दिन हम बैठे रहे वहाँ पे, हमने जंगल बैशिंग की, हम री एंट्रेंस में घुसे, कई स्टॉप्स लगाए और घूमते रहे फील्ड्स के अंदर अंदर से। तो और वहाँ का टेरेन आपको पता ही मणिपुर का काफ़ी डिफिकल्ट है। यस यस। फाइनली जब हम अपने उस पर पहुँच गए थे कि भाई 3 दिन हो गए अभी तक हमें कैंप मिला नहीं है, तो शायद इन्फॉर्मेशन गलत है या फिर हम कहीं गलत आ गए। तो हम एक री एंट्रेंट के एंड तक, मतलब री एंट्रेंट एक 2 पहाड़ियों के बीच में जो जगह होती है जिसमें से पानी बहता है, उसे री एंट्रेंट बोलते हैं, नाला बोलते हैं, या तो कहीं पे सूखा भी होता है, कहीं पे वो भी होता है। तो जब वहाँ पहुँचे तो फिर हमने बोला यार हम तो 2.5-3 दिन हो गए, हमें तो कुछ पता ही नहीं लग रहा कहाँ पे क्या है, कोई हरकत भी नहीं है, कोई टॉफ़ी का पैकेट, कोई बिस्किट का पैकेट दिखाई दे तो आदमी बोले हाँ भाई कभी कोई यहाँ पे आया था। तो वहाँ पे कोई एविडेंस नहीं था कि कोई कभी आया भी था, कोई पैरों के निशान कुछ नहीं। तो हमने फिर फाइनली डिसाइड किया, हमने सीईओ को कॉल किया कि सर यहाँ तो अब 3 दिन हो गए ढूंढते हुए कुछ नहीं मिल रहा। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई फिर कॉल ऑफ कर दो, थोड़ी देर वेट करो। फिर हमने वहाँ पे थोड़े हाइट्स पे चले गए, डोमिनेट किया, एक आध बैठे रहे वहाँ पे 2-4 घंटे। फिर जब अंधेरा होने लगा तो हम वहाँ से निकल गए। जब हम वापस आए तो फिर वही सोर्स घूम के 2 दिन बाद आया, उसने बोला सर आप कैंप छोड़ के आ गए। हमने बोला कहाँ कैंप छोड़ा, हम तो यार ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी नहीं। उसने बोला जहाँ आप रुके थे उससे 25 गज आगे जो है एक और री एंट्रेंट था, नाला था, और उसके उस पार ही पूरे कैंप थे। बोला चलो आपको दिखाता हूँ। फिर वो ले गया हमें, लेके गया हाँ सर? वो लेके गया, बोला चलो मैं दिखाता हूँ। दिखाया उसने, पूरा कैंप था, मतलब वो अबेंडन हो गया था, खाली हो तो गया। चले गए थे वो, तो तभी वो दिखाने आया था। हाँ ऑब्वियसली वो भी वो रिस्क नहीं ले सकता। तो वो आया, दिखाया उसने, प्रॉपर कैंप थे, सब कुछ था वहाँ पे। वो उनकी ट्रेनिंग एरिया, उनके जहाँ पे कोद बना रखे थे, लकड़ी वकड़ी बांध रखी थी, उनके जो उनके मचान बनाए हुए थे ऑब्जर्वेशन के लिए, जो उनके रहने का इलाका था, सब कुछ था वहाँ पे। तो ये इतने पास में थे, इन्होंने आपको देखा होगा? हाँ देखा होगा। इनका यही बता रहा हूँ कि जैसे जो नॉर्थ ईस्ट की मिलिटेंसी है और जो J&K का टेररिज्म है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, कोई अंतर है। वहाँ पे फायर डिसिप्लिन इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, मतलब ये नहीं कि इनको दिख गया तो आर्मी पे फायर करना है। तो आप ये सोचो कि हम 20-25 गज तक पहुँच गए हैं, ना वहाँ से कोई आवाज़ आई, ना कोई बोला, ना कोई टॉफ़ी का पैकेट, ना कोई बिस्किट का पैकेट, कुछ भी नहीं था वहाँ पे, ना कोई पैरों के निशान। तो वो कैंप में पीछे से आते थे और पीछे से जाते थे और री एंट्रेंस से चढ़ते थे जहाँ से पानी चलता है, तो वहाँ पे कोई निशान छूटता नहीं है, ना कोई वो पेड़ काटते, ना कोई डालियाँ या फोलिएज को किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। वो आराम से जाते हैं, आराम से आते हैं। तो कोई वहाँ चला जाए वहाँ नहीं पता कर सकता। और हम 25 गज तक जाके फुल्ली आर्म्ड, हम तकरीबन 30-40 लोग थे, और हम जाके वहाँ पे आए और हमें वो कैंप नहीं मिला। तो एक्चुअली क्या है, हो सकता है हम थोड़े और पेशेंट होते या थोड़ा और पुश करते तो हो सकता है ये कर सकते थे, हमें वो कैंप बस्ट कर पाते थे, बट वो ऐसा ही है। बट हाँ सर, इट्स पार्डनेबल, क्योंकि आपको पता नहीं था एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली। और वहाँ पे कोई दिखाने नहीं आता आपको, या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। और उस टाइम पे आज जैसे हमारे पास सिग्नल इंटेलिजेंस है, तो हम क्या है, एक सिम से डिस्कस जो आवाज आती है, वी कैन टेल कि यहाँ पे बंदा, इस रूम में बंदा बैठा हुआ है। दिस इंटेलिजेंस इज देयर टुडे विद अस, पहले नहीं था हमारे पास। तो पहले ज़्यादातर जंगल बैशिंग से ही हम जो है काम करते थे, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन कम होती थी। तो मैं आपको एक और इंसिडेंट बताता हूँ, जहाँ पे एक कसौंग गांव के अंदर ही जो है गांव बूढ़ा था, तो उससे काफ़ी इंटरेक्शन होता। बहुत बड़ा गांव था। गांव बूढ़ा एक बहुत ही पावरफुल आदमी है उनके वहाँ पे, आप जानते हैं वहाँ पे अनलाइक यहाँ पे सरपंच का जितना पावर है उससे बहुत ज़्यादा पावर वहाँ पे है। वो पूरे गाँव को इकट्ठा कर सकता है, कुछ भी करवा सकता है। और जब भी किसी से बात करनी है तो गाँव बूढ़ा से ही बात करते हैं, किसी और से बात नहीं करते जनरली। तो एक वहाँ था, जब भी हम दूसरे-तीसरे दिन, हर रोज़ तो एक इलाके से हम निकलते नहीं, बिकॉज हम भी पैटर्न नहीं बनाना चाहते। तो जब भी उसके वहाँ जाते थे 2-3 दिन में एक बार, तो उसके घर जरूर बैठते थे। वो बुला लेता, हाँ जाओ चाय पी लो। तो तकरीबन शाम का टाइम होता था, 3 से 7 के बीच में, इसी टाइम आते थे, कभी अपना टाइमिंग वेरी करने के बाद। तो उस दिन जब हम पहुँचे तो वो खड़ा जरूर था वहाँ पे, बट जैसे आम दिन वो मेरे को बुलाता, हाँ आइए कैप्टन साहब ऊपर आइए, बात कीजिए, ऐसे करके। तो उस दिन वो खड़ा जरूर था, स्माइल भी कर रहा था, और मैंने जब उसे हाथ हिलाया तो उसने हाथ भी हिलाया। बट जब मैंने बोला आऊँ मैं ऊपर तेरे पास चाय पीने, तो उसने कुछ ऐसा रिएक्शन दिया कि जो मुझे थोड़ा अजीब लगा, कि भाई इतना वार्म नहीं था उसमें, कि हाँ ऐसे वो दिखा था, हाँ आओ बोल रहा था। बट उनकी से भाषा भी, उसकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, बट जो भी अपने मतलब भाषा में बता, तो ऐसा लग रहा था कि आप जाओ, बट बोल मुँह से आओ रहा था। तो मैं भी थोड़ी देर सोचता रहा कि क्या है। फिर मैंने अपने जो टीम मेंबर से उनसे पूछा, भाई चाय नहीं मिलेगी, कुछ आज क्या है।
मैंने क्यों पोस्ट वहाँ से कम 1.5 घंटे का रास्ता था, तो जनरली हम उसे चाय ब्रेक का वो बनाते थे कि यहाँ चाय ब्रेक करके पोस्ट तक पहुँचेंगे 1.5-2 घंटे में। तो फिर मुझे लगा कि शायद होगा कोई, या तो इसको कोई दिक्कत होगी या कुछ है, बिकॉज उसके चेहरे से मतलब थोड़ा वाइटनेस था उसके चेहरे पर, ऐसे लग नहीं रहा था कि जैसे आम दिन बुलाते आ जाओ आ जाओ, या कई बार वो भी आधे रास्ते आ जाता चलो साथ चलते हैं ऐसे करके। तो हमने बोला चलो कभी और इसके पास जाएंगे, तो कल या परसों कभी जब फिर इस साइड आएंगे तो इसके पास चलेंगे। तो हम चले गए। अगले दिन ही सुबह वो आ गया पोस्ट पे, तो बोला सर मैं आपको कल बुला नहीं पाया और आई एम वेरी सॉरी, और मैं एक्चुअली मेरे घर पे मिलिटेंट बैठे हुए थे मेरे घर पे, और 5 बंदे मेरे किचन में बैठे हुए, वो खाना खा रहे थे क्योंकि 5:30 का टाइम होता है इनका। वो उसके बाद वो जनरली इस टाइम आते हैं गांव में, खाना खाते हैं, फिर विलेजेस से निकल जाते हैं। वो रहते जंगलों में ही हैं, वो गांव में रहते नहीं है, बहुत रेयर वो रहते हैं। तो वो खाना खा रहे थे, सर आप आते तो आप नहीं रुकते और वो नहीं रुकते, तो मेरे घर पे भी हादसा हो जाता, गाँव में भी हादसा हो जाता। तो फिर मुझे जानबूझ के आपको ऐसे बोलना पड़ा। तो मतलब आओ, तो काफ़ी वो होता है कि मतलब आप रियलाइज़ करते हैं अपने मिलिट्री लाइफ में ना कि कैसे कैसे इंसिडेंट्स होते हैं, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, क्या क्या डिसीजन हम लेते हैं। तो कई बार हम मौत से कितने पास से गुजरते हैं। यस। एंड दूसरा क्या है ना सर कि जो सामने वाला है उसके पीछे भी कई सारी चीजें ऐसी चल रही हैं, उसको तो काफ़ी चीज़ें देख के चलनी पड़ती हैं। जैसे हम अपनी पलटन को देखते हैं, जैसे एज ए कंपनी कमांडर हम अपने कंपनी को देखते हैं, उनके जवानों को देखते हैं, उनका वेलफेयर देखते हैं। गाँव बूढ़ा ने भी अपने खुद का वो भी देखना है, अपने बच्चे हैं उसके वहाँ पे, क्यों जब हम आमने सामने होंगे कोई तो रुकेगा नहीं, फायर तो होना ही होना है, उसमें कोई शक नहीं है। तो उसके घर के अंदर ये फायर हो रहा है, तो उसके बच्चे हैं, उसकी वाइफ है, फिर पूरा गाँव है उसमें भी, क्योंकि मिलिटेंट्स उस टाइम ये नहीं देखते भी उनको तो निकलना है तो वो फायर करके निकलेंगे, तो उसने भी अपना वो देखना है। तो चलो अगले दिन उसने आके सॉरी बोला, बट हम भी समझते हैं, यू नो हम भी ऑपरेट करते हैं, हम भी समझते हैं कि उनकी अपनी हदबंदी होती है, दे आर अनआर्म्ड पीपल, वो उनसे भी डरते हैं, फिर हमसे भी डरते हैं, ये तो एक नेचुरल वो चीज़ है। सर जो नेक्स्ट फील्ड टेन्योर था आपका वो उड़ी में था। हाँ बिल्कुल। एंड तभी कारगिल वाली बैटल भी अपनी लड़ाई शुरू हुई थी सर। और उस समय का माहौल क्या था सर कि आप वाला जो इलाका था वो कितना एंगेज था इस लड़ाई में? एक्चुअली मैं उस टाइम पोस्टिंग वापस आ रहा था, मैं OTM इंस्ट्रक्टर था, जब वापस आ रहा था तो उस टाइम पे हलचल शुरू हो गई थी कारगिल वाली, कुछ ट्रूप्स ऊपर जाने लग गए थे। तो जब मैं श्रीनगर ट्रांजिट कैंप पहुंचा तो मुझे काफ़ी एयरफोर्स के मतलब लोग दिखाई दिए। जनरली क्या है कारगिल में या नॉर्थ ऑफ श्रीनगर, मतलब श्रीनगर तक तो एयरफोर्स है, एयरफोर्स स्टेशन आर देयर, वहाँ पे हैं, लेकिन उसके नॉर्थ में इतनी मूवमेंट होती नहीं है उनकी। तो जो ग्राउंड ड्यूटी पर्सनल थे या जो मिसाइल ऑपरेटर्स थे, ये काफ़ी लोग वहाँ पे हमें ट्रांजिट कैंप में दिखाई दिए, ऑफिसर्स भी दिखाई दिए, फिर हमें बाकी यूनिटें भी दिखाई दी, AD यूनिट। अदरवाइज आपको अंदेशा नहीं था तब तक? नहीं, हमने सुना था कुछ कारगिल में हो रहा है, छोटा मोटा हो रहा है, भाई कोई आगे मिलिटेंट इधर आ गए तो हम उन्हें निकाल रहे हैं। तो जो मैग्नीट्यूड था ना कि इतना बड़ा एक वो ऑपरेशन होने वाला है या होगा या आने वाले टाइम में ऐसे वो अनफोल्ड होगा, ये हमें नहीं पता था इसके बारे में। बट जब हम वहाँ पहुंचे ट्रांजिट कैंप में श्रीनगर में, मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ बड़ा हो रहा है। क्यों ये भी नहीं आएंगे, एयरफोर्स वाले भी नहीं आएंगे, इतनी आर्मी यूनिट्स ऊपर जा रही हैं, ये क्यों जा रही हैं ऊपर? और तब तो विंटर पूरा वो हुआ भी नहीं था, मई में थे ही वहाँ पे, मई में शुरू ही हुआ था। यस। तो हमारी पलटन डिप्लॉयड थी उड़ी में, उड़ी सेक्टर में उस टाइम पे, और ये कारगिल में शुरू हो गया था। बट उस टाइम पे पूरा सेक्टर जो है वो कम्प्लीटली हॉट हो रखा था, कंप्लीटली हॉट हो रखा था, बहुत ज़्यादा, मतलब हॉट मतलब अब हमारे भाषा में, हम मिलिट्री भाषा में उसे हॉट बोलते हैं, बट LC पे जब भी फायरिंग होती है ना आपस में, अभी तो कभी सीज फायर चल रहा है, बट जब भी आपस में फायर एक्सचेंज होता है तो छोटे बड़े हर टाइप के हथियारों का होता है, तो उसमें काफ़ी दोनों तरफ से कैजुअलिटीज भी होती है। उस समय सीज फायर नहीं था, तो सीज फायर था भी नहीं, और कारगिल के टाइम पे जो सीज फायर का कोई मतलब ही नहीं था। तो सब कुछ हम जैसे कहते हैं ना कि सारे हथियार खुले, इंक्लूडिंग एयरफोर्स। तो तब हमें रियलाइज़ हुआ कि ये काफ़ी मुश्किल वाला टाइम आने वाला है। फिर हम जब पलटन पहुँचे, एक हम कॉन्वे में ट्रैवल कर रहे थे, तो जैसे हम उस कॉन्वे में जा रहे थे तो एक जगह पे हॉल्ट हुआ, क्योंकि काफ़ी लंबा होता है, रोड ओपनिंग पार्टी जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया लगी होती हैं, तो उनकी सेफ्टी में हम कई बार जो है गाड़ी रोक के, किसी को ब्रेक जाना हो, किसी को यूरिन यूज़ करना हो, जाना हो, तो यूरिनल तक जाते हैं वहाँ पे। तो हम वहाँ पे ब्रेक हुआ, ROP का कवर था हमने, और हम लोग सब उतरे, कोई लोग कोई उतर गया, किसी ने सिगरेट पी के खड़े हो, वापस आ गए गाड़ियों में। और जैसे हम 50 या 60 गज चले होंगे, एक बुरी तरह धमाका हुआ, और इतनी तेज़ धमाका हुआ कि ना हमें कुछ दिखाई दिया, और आपको पता है वो एक एक्सप्लोसिव का जो स्मेल होता है ना, वो पूरे गाड़ी में भर गया, और ज़ोर से लोग चिल्लाने लगे। फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि ID का अटैक हो गया हमारे ऊपर, और फिर हम गाड़ी से उतरे, और फिर हमने देखा कि कितनी डेथ्स हो गई। हमारे सामने जो लोग बैठे हुए थे, जो आपकी बस में सर? हमारी बस में तो हम तो 4th सीट में थे, और मेरा एक कोर्समेट था संजीव करके,
डोगरा रेजिमेंट का, वो बाद में इंट कोर में चला गया था। तो वो हम दोनों बैठे हुए थे और हमारे आगे के जितने सीटों में लोग बैठे हुए थे तो उनकी डेथ हो गई सभी की। उसमें प्रोटेक्शन के योर लोग थे। व्हीकल वाज हाँ टारगेटेड? हाँ बिल्कुल, हमारे व्हीकल में। और जब हम नीचे उतरे तो हमें दिखाई दिया कुछ सिविलियंस ऐसे नॉर्मली खड़े थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, अच्छा, जबकि इतना बड़ा एक ब्लास्ट हुआ है, एक पूरी बस में इतना बड़ा गड्ढा हो गया है, शीशे टूट गए, 4 सीट सेट, ड्राइवर और उसके पीछे 3 से 4 लोग जो है उनकी डेथ हो गई है और वो खड़े हैं। तो मुझे कहीं रियलाइज हुआ कि ऐसा तो नहीं इन्हें पता था, एंड आई एम श्योर पता था, क्योंकि इतनी बड़ी आईडी लगी तो रात तो को पहले लगी लगी है, हुई है। ऐसा तो है नहीं कि दिन में लगी है। और कोई कहीं ना कहीं बैठे तो उसको ट्रिगर कर रहा है ना रिमोटली, तार तो कहीं मिली नहीं वहां पे। सही समय पे। हाँ सही समय पे कोई ना कोई तो And बताया शायद होगा। उनको पता भी होगा सर, उन्होंने पहले रखी कि यहाँ गाड़ी रुकती आईडीज है। आपको पता है वो सब रेकी करके कॉन्वॉय को देख के ही लगाई जाती हैं। तो इतनी सारी डेथ्स हुई उस गाड़ी में। और मैं तो यूनिट से थोड़ा दूर था तो कोई बात करने का तरीका नहीं था, बट लेकिन मैं जब रिकवर हुआ तो वापस गया यूनिट में। आपको तो शॉक? हाँ, हमें भी फेस पे उस टाइम स्प्लिंटर्स लगे थे, मेरे हाथ में भी अभी भी है मेरे 2-3 स्प्लिंटर्स। तो वो एक्सरे में कभी निकल आते हैं मेडिकल में। आपकी जो फिंगर में ये इंजरी? हाँ, ये इंजरी वैली में ही हुई थी, तो वो एलसी पे है, तो मैं उस पर आऊँगा पहले। तो इस पे जब हमें रियलाइज़ हुआ कि मेरा और मेरे कोर्समेट का नाम, संजीव का नाम, वो पाकिस्तान रेडियो में मुजफ्फराबाद से ऑलरेडी अनाउंस हो गया कि इतने लोग वहाँ पे उनकी डेथ हो गई विथ नेम। तो हमें बट नाम कैसे पता लगा सर? कैसे पता लग सकता है ना, रैंक के साथ, कैप्टन सो एंड सो और कैप्टन सो एंड सो, ये जो है कैप्टन संजीव हैं और ये कैप्टन सो एंड सो हैं और ये जवान है और ये जो है बच्चे हैं, ऐसे सबका नाम आ गया उसमें रेडियो में। तो हमारे कमांडिंग ऑफिसर से जन विजयपाल ने बोला यार ये तुम्हारा नाम कैसा आ सकता है। तो यूनिट में तो क्या होता है, जवानों रेडियो सुनते हैं, उन्हें लगा पता नहीं क्या हो गया है। उस समय इनफैक्ट हर कोई रेडियो सुनता था सर। रेडियो सुनता था, उस टाइम टीवी तो थे नहीं, ना कोई चैनल था, और बॉर्डर के ऊपर तो वैसे हमारे दूरदर्शन आता नहीं था, ज्यादातर तो उन्हीं के चैनल आते थे, इनफैक्ट उनका ज्यादा चैनल आता था, हमारे कम आते थे। तो उन्होंने लगा कि पता नहीं क्या हो गया। फिर सीओ ने सभी को मैसेज पास किया कि नहीं वो दोनों ठीक हैं, हॉस्पिटल में हैं, वो दोनों ठीक हैं। तो ऐसा कुछ अदरवाइज आप डेड डिक्लेयर हो गए। हाँ, वो डेड डिक्लेयर। मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप इनकी इंटेलिजेंस को देखो, कितना उस टाइम पे इतना इफेक्टिव था। सरप्राइजिंग सर। हाँ। कि ये हुआ है तकरीबन 2 बजे के आसपास, और शाम को 6 या 7 बजे तक जो है मुजफ्फराबाद रेडियो से ये डिक्लेयर हो गया कि ये कैजुअल्टी लिस्ट है, नाम के साथ, नाम के साथ में एंड विद रैंक। श्योर। तो कहीं ना कहीं से पोर्टर्स या जो भी लोकल वहाँ काम करते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने ये पूरा का पूरा खबर जो है, किसको एयरलिफ्ट किया कर गया, हमें एयरलिफ्ट किया गया था 4-5 लोगों को जिनको ज़्यादा चोट लगी थी। तो फाइनली तो इनको सब पता है कि कैसे क्या होता है। तो जेएनके का डायनेमिक्स थोड़ा अलग है वहाँ पे, मतलब आईडीज तो। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम आप पहली बार? हाँ, पहली बार मैं जेएनके में, मतलब आईडी पहली बार कभी मेरे पास मतलब हुआ है, मतलब कभी उससे पहले हुआ नहीं। बट उड़ी में खैर, उड़ी में जैसे कहते हैं ना बैप्टिज्म विद फायर, अदर देन टेररिज्म में एक्चुअली एलसी पे पाकिस्तान के साथ मतलब बैप्टिज्म विद फायर तो बहुत हुआ वहाँ पे। तो क्योंकि तब कारगिल चल रहा था, टचवुड, तो कारगिल एक अच्छा मौका था देखने का और सीखने का कि भाई कैसे हम अपने आप को, अपनी एलसी की जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो हम बैठे हैं, तो उसकी सैंक्टिटी को कैसे मेंटेन किया जाए और उसको कैसे देखा जाए। तो काफ़ी देखा हमने। और आपको पता है ना, कहते हैं किस तरह का से डायनेमिक्स था, बिकॉज जैसे अभी जो गेस्ट आते हैं तो काफ़ी ऐसे भी आए जो अभी का प्रेजेंट एलसी का बताते हैं कि तब का ऐसा था, हम कहते हैं ना नो होल्ड बार्ड, मतलब उस टाइम पे कोई वो नहीं थी कि किसको कब फायर करना है। तकरीबन उनको जब मर्जी होता वो हथियार खोल देते, जब हमारी मर्जी होती हम खोल देते हैं। बट फिर भी क्या, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से एक रेस्ट्रिक्शन था कि भाई प्लान्ड होगा जो अगर होगा, और वो भी तब होगा जब उनकी तरफ से कोई ज़्यादा हो जाएगा और हम उसकी रिटेलिएशन में जो है हम उनको करेंगे, तभी होता था, वरना ऐसा होता नहीं। बिकॉज अभी तो काफ़ी अच्छा खासा जवाब देते हैं सर। हाँ, बट अभी क्या हो गया है कि अभी जब कारगिल हुआ हमारे टाइम में, तो तब तो फिर कोई मतलब जो डेलीगेशन था ऑफ पावर्स टू फायर, तो वो कंपनी कमांडर तक आ गया था कि कंपनी कमांडर भी वो डिसीजन ले सकता है, चाहे तो। हाँ, चाहे तो वो अगर फायर ज़्यादा आ रहा है तो ही कैन टेक दैट डिसीजन, बट आफ्टर इन्फॉर्मिंग सीओ। बट वो तो खैर रेडियो सेट की बात है, वो आप 30 सेकंड में सीओ से बात हो ही जाती है, कमांडिंग ऑफिसर से, कि भाई ये हो रहा है वहाँ पे। तो उस टाइम पे बहुत फायर आया और बहुत हमने जो है लड़कों को इतना अच्छा बढ़िया काम करते देखा फायर में ना, कि जब तक वो बैप्टिज्म विद फायर नहीं होता तब तक आपका बेस्ट नहीं निकलता। और बोलते हैं कि एक फौजी का बेस्ट तभी निकलता है जब वो एक्चुअल सिचुएशन जो है, एक लाइव सिचुएशन से निकलता है वो बैटल में। उसके अलावा तो सारा कुछ थ्योरी है सर, थ्योरी बिल्कुल थ्योरी है। इनफैक्ट आपको भी टारगेट किया था अलग से सर? हाँ, एक्चुअली क्या, जो हमारा, मैं एक फॉरवर्ड कंपनी में था जिसका नाम था खांडा, तो वो एक फॉरवर्ड कंपनी थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा फायर आता था। इनफैक्ट हमारी जितनी कंपनियां थी डिप्लॉयमेंट उड़ी में, तो रुस्तम पे तो सबसे ज़्यादा फायर। सर आप रुस्तम पे थे सर? हाँ, मैं रुस्तम पोस्ट पे था। मैं इनफैक्ट फिर उसी समय मैं
3 जाट के साथ था हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, तो वो हम हमारे ऊपर वाले नेबरिंग post बटालियन पे थी, थे। माइक बटालियन थी, सेफ संतरा रिच पे सा थी। सा सा तो वहाँ पे थे। तो उस टाइम पे क्या है, बहुत ज़्यादा फायर आता था। तो मेरा जो हट था वो सामने खांडा कंपनी कमांडर का जो हट था वो एकदम थोड़ा एक एलिवेटेड पोर्शन में था। जनरली क्या हमारे बंकर्स और हट्स जो आप जानते हैं वो थोड़ा डिफिलेटेड पोजीशन में होते हैं, मतलब छुपाव में होते हैं, Deflected होते जिससे हैं कि सर, या हाँ वो पहाड़ी के पीछे होते हैं या होगा। किसी उठी हुई जमीन के पीछे होते हैं, जिससे कि आपके डायरेक्ट फायर ना आए। अब वो पहले के वैसे बना हुआ था। तो रोज मैं जैसे आज कुर्सी में बैठा हूँ तो ऐसे बैठ के मैं रोज जो है CHM या सीनियर जी से बात करता था कि कौन से हमारी एक पोस्ट के नीचे कई सब पोस्ट भी होती हैं, Yes, पीपीज sir. होती हैं, पेट्रोल्स होती हैं। तो उनके ऊपर हम कौन कहाँ पहुंचा, कैसे क्या है, कौन सा मैन पावर चेंज हो रहा है, अभी क्या करना है, एम्बुश कहाँ लगेगा, इसकी डिस्कशन रोज करते थे वहाँ पे तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे। तो उसी टाइम क्या लाइट भी ऑन होता था, जनरेटर थोड़ी देर के लिए ऑन करते हैं या इन्वर्टर का वो छोटा सा वो लैंप होता है जो बैटरी वाला, तो उससे वो हो जाता था। तो रोज हम वहाँ बैठते थे। तो उस दिन मैं नहीं बैठा, तो मैंने शायद अगरबत्ती करी होगी, तो मैं बेड पे बैठ के बात करने लगा। तो यहाँ CHM और वो खड़े हैं और मैं यहाँ बैठा हूँ, हमारे बीच में कोई 3-4 मीटर का फर्क है, और बीच में से 3 जो है आर्मर पियर्सिंग राउंड निकले फाड़ते हुए उस जगह को जहाँ कुर्सी होती थी उसके ठीक ऊपर से। और सामने जो है एक सिगड़ी थी, सिगड़ी का जो वो जेरिकैन था, उसके ठीक 2 इंच या 2 सेंटीमीटर नीचे से जाके वो दिमाग, वो केरोसिन ऑयल वाली हाँ, सर। केरोसिन वाले थे। तो अगर उस पे लगता तो आग लगा देते, बिकॉज वो ये जलते आपके हुए बीच में रहते से थे। गैस? बीच में से अगर मैं वहां बैठा होता तो इतना बड़ा गड्ढा होता, बिकॉज वो तीनों आर्मर पियर्सिंग है और वो बहुत ज्यादा, इट्स ऑल मेटल, उसमें Sir, कोई वो नहीं है, इट्स ऑल मेटल। तो और फिर एक बार मैं दरवाजे से निकलने लगा और मेरे पैरों से शायद कोई मुश्किल से आधा मीटर भी नहीं होगा वहां से, और 3 राउंड, और वो कंटिन्यू चलता रहा। मैं वापस आ गया, उसके बाद शेलिंग चली कम से कम 1-1.25 घंटा, बट लकीली एक भी शेल या जो है वो उस SMS हट पे नहीं गिरता। बाकी आपने देखा SMS हट इज ऑल टिन, पतला सा टीन है और उसके बीच में थोड़ा सा जो है वो क्या कहते हैं वो वुल है उसको रोकने के लिए कि सर्दी को, अदरवाइज खांडा कंपनी बड़ा मुश्किल था। एंड काफ़ी वहाँ पे होता था, जैसे वो हमारे एरिया में करते थे फिर हम भी फिर उनके एरिया में करते थे। तो LC पे कई गांव होते हैं, वहाँ पे लोग होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अपने उसके लिए। तो वो वहाँ जाके भी फिर उनके भी नुकसान करते हैं, जैसे वो हमारा नुकसान करते हैं तो हमारे भी नुकसान हुआ। एक वाटर पॉइंट पे लड़के सुबह सुबह गए 4-4:15 बजे पानी लेने, क्योंकि दिन में तो आप हरकत कर नहीं सकते, तो फॉरवर्ड स्लोप्स पे है तो फायर आता है। बट इन्होंने शायद देखा होगा कि पैटर्न बन रहा है 2-3 दिन से, 4 दिन से, 1 हफ्ते से, तो उन्होंने वहाँ ID लगाई। तो हमारे एक लड़के का नुकसान हो गया था लास्ट टाइम, और 2-3 लड़कों को चोट लगी थी। बट ठीक है, तो हमारा ID से सर? ID से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वाटर पॉइंट एक एक्चुअली फेवरेट प्लेस है जहाँ पे सबको पता है कि आएंगे सबको पता है पानी तो लेना ही है। आप सर पैटर्न चेंज भी कर दोगे बट आओगे, बट पानी तो लेने आना ही है आपने ना, और दिन में आप आ नहीं सकते, रात के टाइम आप चेंज कर सकते हो, आज नहीं तो कल आओगे। तो खैर वो LC पे तो ऐसा होता ही है कि हमने फिर अपने हिसाब से अपना रिवेंज लिया। हमारी टीम वहाँ गई, उस टाइम पे देखा कि भाई पूरी उनकी जो म्यूल कॉलम थी जिनके साथ जितने थे, फिर हमने उनका म्यूल कॉलम उड़ाया उनका, फिर काफ़ी वो लगा के। और इसमें कई बार ऐसे होता है कि LC का जो टेन्योर होता है ना वो बहुत डायनेमिक होता है, मतलब आपको पता है कि भाई ना कोई बॉर्डर है ना, आप पूरे इलाके को कवर नहीं कर सकते, ज़मीन तो है नहीं कि आपको सब दिखता है। फोल्ड ऑफ द ग्राउंड जो आप समझते हो कि भाई यहाँ नदी है या नाले हैं, यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे क्या कहते हैं जंगल है, तो हर जगह को डोमिनेट करना तकरीबन नामुमकिन है। आपको पता नहीं कितने फौज लग जाएगी वो करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, जनरली जो रास्ते हमें पता है उसमें करते हैं। और इनकी तरफ से, ISI की तरफ से या इन पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ये होता है कि हमेशा कैसे ना कैसे छोटा से छोटा भी हो जाए तो नुकसान किया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि काफ़ी IDs जो हैं LC पे उन्होंने फैला दी। और जब हमारी एक कंपनी की टीम गई भी थी तो कैसे फैला दी सर? वो आके वहाँ पे LC, उनको पता है हम कहाँ तक आते हैं, क्योंकि LC तक ही आएंगे, उसके आगे तो क्रॉस कर नहीं सकते। तो और वहाँ पे ऑब्जर्व क्या है, करते हैं। हाँ वो वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें छोड़ के चले आते हैं, कहीं रेडियो छोड़ देंगे, कहीं कोई वॉकिंग स्टिक छोड़ देंगे, कहीं अम्ब्रेला छोड़ देंगे। तो उसमें क्या है, उनमें ID होगी, एक्चुअली वो ID है। तो वो नॉर्मल चीज सर जो किसी दूसरे को लगेगी कि एकदम नॉर्मल चीज इस्तेमाल की है, चीज़ है, किसी की रहेगी। तो हमारे क्या होता है कि पेट्रोल से जाती रहती है LC पे, तो कोई जूनियर कमीशन ऑफिसर भी जाते हैं, कोई NCOs भी ले जाते हैं पेट्रोल्स को। तो उसमें से एक पेट्रोल गई थी, तो हमने बता रखा था कि LC पे ऐसी कोई चीज़ें हैं, शकिया चीज़, उसको उठाना नहीं, रखना नहीं, उसको ऑन नहीं करना। अब शायद उसकी सर्विस कम थी बच्चे की, वो सिग्नल ऑपरेटर था, तो उसे एक रेडियो दिखाई दिया तो उसने उसको उठा लिया। उसने किसी को नहीं बताया कि मेरे को ये मिला है, और ला के वो एक्सचेंज में उसे ऑन किया। जैसे ही उसने ऑन किया, वो बहुत ही क्रूड ID थी, तो उसने पेट के सामने ऐसे रख के उसने ऑन किया तो वो तुरंत ही फट गया और उसकी वहीं मौत हो गई। तो ये एक्चुअली हमारे वहाँ पहुँचते ही काफ़ी पहले हुआ था। तो एक वो हादसा का हमें बहुत बड़ा खेद है कि भाई हमारा कोई जवान ऐसे मारा गया।
अच्छा। और वो एक लेसन भी सबके लिए था कि भाई किसी अनजान चीज़ को, किसी चीज़ को ना टच करना है, ना उठाना है, ना कुछ करना है। बट क्या होता है कि जब आप किसी रेडियो ऑपरेटर आपके वैसे कंपनी कमांडर के काफ़ी क्लोज रहता है, सारे कॉल थ्रू ये करता है, सब कम्युनिकेशन थ्रू रखता है, तो उसकी जब डेथ हो जाती है तो आपको भी लगता है कि यार ये कैसे हो गया। तो जबकि वो हमारे नेबरिंग कंपनी में हुआ था, बट मैं समझ सकता हूँ कि कितना जो है दुख पूरी पलटन में हुआ होगा किसी एक जवान के जाने से भी। तो ये कई सैड इंसिडेंट्स होते रहते हैं वहाँ पे एलसी पे भी। एंड कुछ सर जवान ऐसे होते हैं जो नए होंगे बट उसमें जोश बिल्कुल पूरा भरा हुआ होता है। एक तो नए जवान में हमेशा हाँ, नया बिल्कुल, जवान हो या बिल्कुल। नया ऑफिसर हो, हाँ, बिल्कुल, एकदम। बिल्कुल, youngster। एंड उनके लिए जैसे आपने बताया कि सेलिंग हो रही है, फायर भी हो रहा है, तो कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि किसी जवान ने आउट ऑफ द वे जाके कि आपने बोला कि यार उसको रोक रहे थे बट फिर भी उसने बोला कि नहीं मेरे को तो ये काम करना ही है? नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत होता है। इनफैक्ट आप देखो जैसे हमने बोला ना जो जवान होते हैं एलसी पे ना, तो उनमें कोई वैसे डर ही नहीं होता है। और जैसे हम कहते हैं ना डर क्या होता है, डर इज ओनली द फर्स्ट फीलिंग बिफोर यू फायर। जब पहला अच्छा। गोला या पहला राउंड फायर होता है उसके बाद डर इज ओवर, देन इट इज कि हम कैसे रिएक्ट करें और कम एनिमी को डोमिनेट करें। सबसे पहली चीज वही होती है। तो मैंने कई बार देखा है कि जब फायर होता है ट्रांस एलसी, तो एक बार मैंने देखा कि सामने रेडियो ऑपरेटर भाग के आया और वो भी आया मेरे पास सीनियर जैसे कि साहब सामने पाकिस्तान आर्मी फॉर्म अप हो रही है एलसी पे, फॉर्म अप। फॉर्म अप हो रही है, ये कारगिल के टाइम की बात है। तो मैंने बोला सर साहब मैं आप सही एक बार बोल रहे हो। ऑडियंस को समझा कर चलता हूँ। आपका फॉर्म अप मतलब हाँ, form up वो जो मतलब- अटैक से पहले हाँ, attack से लाइन पहले बन होकर line के बन तैयार के करते हैं, होती है। डायरेक्शन दिया जाता है कि आप हाँ, सब इस वो बियरिंग में post है। चलेंगे। और हमारी तो फॉरवर्ड स्लोप की पोस्ट थी, वो तो एक कहीं मोमबत्ती भी जलाओ तो दिख जाती थी, उसी को डायरेक्शन लेने की कोई ऐसा वही था नहीं। तो उसने बोला फॉर्म अप हो रहा है, मैंने बोला ये तो कारगिल का टाइम है तो फॉर्म अप हो ही सकता है भाई, क्यों हर जगह पे अटैक हो रहे हैं, हाँ। हमारे वहाँ जा रहे हैं, उनके Yes. यहाँ आ रहे हैं, तो इट्स पॉसिबल। तो फिर मैंने सबको स्टैंड टू किया, मैंने सीओ को बताया कि भाई ये है, बोला ठीक है वेट करो, शेलिंग हो रही है, शेलिंग बंद होगी तभी मूवमेंट करेंगे, क्योंकि शेलिंग के अंदर तो ये हमारे अंदर तक आएंगे नहीं, ये वेट करो। तो फिर मैंने भी उस टाइम पे बहुत क्रूड नाइट विजन होती थी, उस टाइम पे उतने नाइट विजन Yes, आए नहीं sir. थे। HSTS मच लेटर आई थी, 2001 के बाद आनी शुरू हुई, उससे पहले तक सारे वो PNVDs और NVDs होती थी जो मुश्किल से 100-150 गज देती थी। तो हमने फिर नीचे पेट्रोल्स निकाली, उस फायरिंग में भी निकालने ही पड़े, बिकॉज आपको जो अगर कुछ एक स्टॉप का तरीका तो निकालना पड़ेगा। अगर आप एनिमी को नहीं रोकोगे वो तो आपकी पोस्ट पे आके ऊपर फिर और देखोगे नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। चलेगा आपको। तो हमने पेट्रोल्स निकाली तो उन्होंने बोला हाँ सब दिख तो रहे हैं, काफ़ी लोग खड़े हुए हैं वहाँ पे, सब 150-200 आदमी जो है खड़े हुए हैं। तो फिर हमने कहा फिर ये दूसरा मौका है कि फिर हम इनको बर्बाद करें। तो फिर हमने सीओ को बताया कि ये इलाका है, तकरीबन ग्रिड रेफरेंस ये है, तो अब ये फॉर्म अप हो रहे हैं आने के लिए, या किसी is the भी best कारण से time फॉर्म अप हो रहे हैं, तो ये तो सबसे बढ़िया टाइम है कि हम उनका नुकसान करें, अटैक। अटैक है। तो हमने फिर उस टाइम पे फिर मोटर्स का और आरटी का फायर मंगवाया। उस टाइम पे आरटी और मोटर्स तो कारगिल के टाइम पे कोई मतलब Open था एकदम ओपन था एकदम, जब भी वो होता था उनकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। तो फाइनली वो अटैक आया नहीं, बट मैंने उस टाइम पे हर जवान, हर जेसीओ को देखा, हर बंदे को देखा कि मतलब किसी में वो नहीं था कि अरे अब तो ये पाकिस्तान आने वाला है, ये कुछ और। हर आदमी मोटिवेटेड था, सब बंकर में बैठा है, कोई अपने मैगजीन फिट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बेल्ट भर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब हर आदमी के आखिर लगता था कि चलो आई मीन हम क्या सही आज- जगह हैं, आज मौका मिलेगा। हम सही जगह पे और हम सही साइड पे हैं। तो कभी ये लगा नहीं कि भाई कि कुछ हो जाएगा, बिकॉज यूर अवेयर कि हर बंदा जो है मोटिवेटेड है कंप्लीटली मारने को। कोई अपने आईडी वो तैयार कर रहा है, कोई अपने हथियार तैयार कर रहा है, कोई अपने मोटर तैयार कर रहा है, तो एवरी मैन Yes, इज yes. मोटिवेटेड। Yes, और sir. हमारा एक ऑपरेटर था, इतनी शेलिंग हो रही थी पृथ्वी करके, तो उसने बोला कि भाई साहब अभी ना कम्युनिकेशन कट गया है। तो मैंने तो तू कहाँ जा रहा है? कम्युनिकेशन कट गया है Communication क्या मतलब होता है कि सिग्नल ऑपरेटर जो है वो सिग्नल एक्सचेंज को मैन करते हैं, रेडियो भी और लाइन भी। लाइन भी, लाइन sir. मतलब जैसे हमारी टेलीफोन लाइनें होती थी पहले, टेलीफोन की जमाने लाइन हाँ, बिछी लाइन होती है। थी तो बिछी होती थी, तो वो अगर कई बार शेलिंग से कट जाती है, शेल गिरा आसपास तो स्प्लिंटर आया तो वो कट गया, वो हो जाता था पहले भी। एंड एलसी पे सर बहुत कॉमन है कि बहुत common सेलिंग से line कट गई, कट कई गई। बार स्लाइडिंग हो गई, पत्थर से हाँ, कट गया, पत्थर से या- कट जाता है। तो हम क्या जनरली डुप्लीकेशन करते हैं हर अच्छा। चीज़ का, रेडियो और लाइन दोनों होता है। तो उस टाइम पे फिर जो है लाइन कट गया। मैंने बोला भाई रेडियो तो चल रहा है, तू लाइन कट गई तो क्या हो गया? वो उसकी कितनी सर्विस होगी उस टाइम? 1-1.25 साल सर्विस होगी। तो वो बोला मैं सब अभी जा रहा हूँ, कम्युनिकेशन थ्रू करना है मेरे को। मैंने बोला भाई तू शेलिंग के बंद होने का तो इंतजार कर ले, रेडियो पे तो हम ही हैं। तो कई बार हमें लगता है कि इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग इतनी अच्छी है कि भाई वो जो है उसके लिए उसका टास्क था कि मैं रेडियो ऑपरेटर हूँ और कम्युनिकेशन मेरी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी। तो वो अपना हेलमेट डाल के निकलने लगा। मैं तो भाई तू कहाँ जा रहा है, इसमें फेलिंग हो रही है तो रुक जा थोड़ी देर। तो बोला नहीं साहब अब तो कम्युनिकेशन वो रेडियो अपना लाइन कट गई है तो इसको तो चालू करना है। मैं कहा तू रुक जा थोड़ा, लाइन ये फायर बंद होने दे फिर तू जाके जोड़ देना जहाँ से भी कट आया होगा।
बोला साहब 6 राजरी में चार्ली कंपनी में कम्युनिकेशन कट नहीं हो सकता, प्रहलाद जाएगा अपना काम करेगा। सॉरी, उसका नाम पृथ्वी नहीं था, प्रहलाद था। बोला प्रहलाद कम्युनिकेशन चालू करके आएगा। तो वो गया, बोला मेरे अंडर कम्युनिकेशन नहीं बंद हो सकता, बेइज्जती हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है पलटनों में ना पहले सबसे बेस्ट बंदे हम सिग्नल प्लेटून में या मोटर में या घातक में लेते थे, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी होती थी, माइन लेइंग के लिए जो टीम्स होती थी, ये सबसे चुनिंदा बंदे होते थे। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो हमारा सिस्टम है वो काफ़ी इफेक्टिव सिस्टम है और चल रहा है वो, और वो फेल नहीं होगा। अब उसने ये नहीं सोचा कि मेरे जाने से कैजुअलिटी हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, जबकि मैं उसे इसलिए रोक रहा था कि भाई हम रेडियो पे तो ऑलरेडी थ्रू हैं, अब तू कैजुअलिटी होगा तो फिर तेरे को संभालना पड़ेगा, तेरा नुकसान होगा। बट हम उसको दूसरी तरफ से देखें, उसके आउटलुक से देखें कि मेरी जिम्मेवारी है लाइन को चालू रखना, और मेरे अंडर अगर लाइन चालू नहीं है, इसका मतलब ये मेरे तरफ से कोई कमी है मेरे काम में। तो उसके मोटिवेशन और थॉट प्रोसेस का लेवल ही कई आगे है कि उससे कोई मतलब नहीं है कि फायर हो रहा है क्या। उसने हेलमेट डाल लिया और उसे लगता है मैं हेलमेट डाल लिया तो मेरा कोई नुकसान नहीं हो सकता, तो स्प्लिंटर वहाँ से टकरा के चला जाएगा। ऑब्वियसली उसकी सर्विस कम थी, इतनी नॉलेज नहीं थी, बट वो जज्बा जो है ना, वो जो मोटिवेशन है, वो जो फायर है, ये मेरा टास्क है, मुझे अपना काम पूरा करना है और मेरे काम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सो वो लेवल ऑफ चीज़ें जो है लड़कों में बहुत ज़्यादा होती हैं। सर इनफैक्ट लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ आपका कुछ रहा है सर, पहले भी मणिपुर में बॉर्डर के साथ तो आपने कमांड भी सर पूंछ में की सर लाइन ऑफ कंट्रोल में, एंड तब इनफैक्ट अपना कौशी इसने आपको बहुत परेशान किया होगा सर। नहीं, अदर वे राउंड है, इसको कभी शाहपुर कभी गुतरिया का घुमाते रहते थे। हाँ, मैं बहुत घुमा सर। तो पहले तो सर थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए, देन विल टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंसेस सर, इफ यू डोंट माइंड। कौशी को तो मैंने दिल्ली में मिला था, मैं उस टाइम पलटन में नया ही आया था, तो मैं यूएन में था, फिर मैं 19 में आया, फिर वहाँ पे एडवांस, फिर मैं कोर्स करने चला गया, फिर वापस आया, फिर उसके बाद मैं सीधे एडवांस पार्टी लेके मणिपुर चला गया, तो सॉरी पुंछ चला गया। तो वहाँ पे कौशी मेरे साथ था, तो हमने वो पूरी हैंड टेक ओवर करी, पूरी पहाड़ियों को, पूरे हमारे 32 पोस्ट थे, पूरे घूमे, 2 बार 3 बार 4 बार हमने देखा। तो और उसके बाद कौशी ने शायद मेरे हिसाब से 6-7 महीने ही मेरे साथ काम किया होगा मेरे टेक ओवर करने के बाद। तो ज़्यादातर तो कल मनोज यादव सर के साथ था, और ये मोटिवेटेड आदमी था, इसको तो कहीं कहीं काम पे लगा दो तो ये हमेशा इसके आइडियाज़ कि मैं ये करूँगा, मैं वो कर दूँ, मैं ये कर दूँ, रोकना पड़ता है इसको कि ये कर दूँ। तो उसको बस रोका नहीं तो फिर ये नहीं तो किडनी पॉकेट में भी चला ही जाता है। सर कुछ हमारे चैनल के मेंबर्स हैं जो हमसे पूछते रहते हैं, एंड हम उनको बताते हैं कि गेस्ट कौन आने वाले हैं। तो अभी हम जब बात कर ही रहे हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल की बात हो रही है, तो एक सुधांशु दीक्षित जी हैं और विवेक राउत हैं। उन्होंने पूछा है कि सर, वाइल कमांडिंग ए बटालियन एट द लाइन ऑफ कंट्रोल, हाउ डिड यू बैलेंस टेक्टिकल एग्रेशन विद स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट, स्पेशली व्हेन ए लोकल एक्शन कुड हैव वाइडर ऑपरेशनल और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस? बिल्कुल, आई थिंक इट्स अ गुड क्वेश्चन एंड ही हैज पुट इट इन द राइट पर्सपेक्टिव आल्सो, यूजिंग द करेक्ट, आई एम श्योर फौजी होंगे सर और लाइन ऑफ कंट्रोल में होंगे, यूज द करेक्ट टर्मिनोलॉजीज। तो देखो, एज अ कमांडिंग ऑफिसर इट्स अ बिग टास्क। अगर आप एलसी पे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं, तो जैसे मैंने पहले आपसे बात की थी ना कि पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मॉरल एसेंडेंसी ओवर द एनिमी, मतलब दुश्मन के दिमाग के ऊपर हमारा जो कंट्रोल है वो ज़रूरी है। वो इसी से आप जो है एलसी की लड़ाई जीत सकते हैं, क्योंकि आप क्या बॉडी लैंग्वेज एनिमी को दिखाते हैं, क्या आपकी डेली रूटीन है, उससे एनिमी आपको भांपता है। जैसे आपको पता है, जैसे यूनिटों का हम कहते हैं कि जब तुम आओगे और जब तुम जाओगे, सबसे ज़्यादा नुकसान उसी टाइम हो सकता है ना, बिकॉज आप नए हो, आपके ड्रिल सेट नहीं हुआ है, तो तब आपका नुकसान हो सकता है, या जाते टाइम आप कंप्लेसेंट हो गए हो तो तब आपका नुकसान हो सकता है। तो अच्छी यूनिट है, जैसे हमारी पलटन, मैं तो हमेशा बोलूँगा कि अच्छी यूनिट है, तो ना हमारे जाते हुए नुकसान हुआ, ना घुसते हुए, ना निकलते हुए, तो हम बिना नुकसान के आए। वी जस्ट, एक लड़के की डेथ हो गई थी, वो हार्ट अटैक्स हो गई थी, बट अदरवाइज हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, बट हमने दुश्मन का काफ़ी नुकसान किया। सो पेशेंस इज इम्पॉर्टेंट। एक आप ट्रिगर हैप्पी हो सकते हैं, बट क्या एम वहाँ पे ट्रिगर हैप्पी होना है? हमारा एम है कि पहले तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल हमें दी गई उसकी सैंक्टिटी मेंटेन की जाए, वो हम लूज ना करें। दूसरा ये है कि हम दुश्मन के ऊपर हमेशा हावी हुए रखें, कभी उसे ये ना लगे कि मैं इनको डरा सकता हूँ या मैं उसको इनके ऊपर कोई नुकसान कर सकता हूँ, या कोई नुकसान करने का सोचे भी ना कि मैं कहीं कोई बैड टीम या कोई भेज के, एक भी बैड एक्शन हमारे टाइम बॉर्डर एक्शन टीम्स आती हैं पाकिस्तान की, उनमें कोई एसएसजी वाले होते हैं,
एंड उनके कुछ टेररिस्ट होते हैं, मिला के जो है वो एक्शन करते हैं और वो नुकसान करना चाहते हैं। आइसोलेटेड जो छोटी छोटी पोस्टें होती हैं जिसमें 8, 10, 12 आदमी होते हैं या उससे छोटी पोस्टें होती हैं, तो उन पे नुकसान करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे टेन्योर में कोई भी वो एक्शन नहीं हुआ, तो इसीलिए सर कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट या एनेक्डोट हाँ एक हमारे पास जिससे जिससे जो आप बता रहे हैं, मतलब पेशेंस विच आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये दिखाता है सर। बिल्कुल। जैसे हमारी पोस्ट थी एक बीएसएफ की पोस्ट थी, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, जो उनका वाटर पॉइंट था, जैसे उनका फेवरेट वाटर, वहाँ पानी भर रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने शेलिंग कर दी और हमारे तकरीबन 3 जवानों की डेथ हो गई थी। एक एनसीओ थे और उनके और 2 जवान थे, उनकी डेथ हो गई बीएसएफ के जवानों की। सर तो अब ब्रिगेड ने बोला कि भाई ये ऐसे जो है फायर करके उन्होंने नुकसान कर दिया, अब हम रिटेलिएट कैसे करें। बट ये पोस्ट दबता था पाकिस्तान के पोस्ट से, तो जनरली सर दबता मतलब हाँ, जो व्यूअर्स के लिए कि दबता है अगर कि पाकिस्तानी हाँ, पोस्ट ऊपर है हाँ, और हम नीचे इफेक्टिव हैं। फायर रेंज में हमारी पोस्ट आ रही है, हाँ, तो वो क्या करेगा, जब भी फायर करेगा तो उसका फायर ज़्यादा इफेक्टिव होगा रेदर हाँ, देन कि हम जब फायर करेंगे ऊपर तो की हम जब मतलब लोकल उसमें हम दबता Yes. बोलते हैं, मतलब हम उनसे दबते हैं, मतलब उनका पोस्ट हमारे से ऊपर है और हमारी सारी एक्टिविटी Yes. देख सकता है। तो यहाँ पे भी उस पोस्ट पे इसका पाकिस्तान का पोस्ट बहुत पास था। तो हमने सोचा जब उन्होंने वो नुकसान कर दिया तो काफ़ी दिन तक उनका कोई एक्टिविटी नहीं होती कि भाई आप रिटेलिएट करो, उनको पता या है सर। थोड़े बहुत एक आध भी आदमी दिखे तो आपका एम एक सिंगल इंसान नहीं है वहाँ पे। एम इज़ कि हम ऐसा एक लेसन उन्हें दें कि वो आगे कई सालों तक याद रखे कि भाई इन्होंने हमारा नुकसान किया। सर तो फिर उस टाइम आपके चैनल पे भी आए हुए हैं जनरल दुआ, वो ब्रिगेड Yes. कमांडर होते थे। सर तो उनसे डिस्कस करके फिर हमने बोला कि हम ब्रिगेड के स्नाइपर्स लेके आएंगे यहाँ पे और उनको वहाँ पे रखेंगे और फिर हम उनका एक दिन जो है कंसोलिडेटेड फायर डाल के इनका नुकसान करेंगे। तो हमने सारे स्नाइपर्स वहाँ रखे, वहाँ मेंटेन किया। फिर मैंने वहाँ पे एक हमारा ऑफिसर भी बिठाया वहाँ पे। तो जिस दिन उन्हें लगा कि भाई ये इंसिडेंट पुराना हो गया, अब ये कुछ नहीं करेंगे, इंडियंस तो ऐसे ही डरपोक हैं, कुछ नहीं करेंगे और ये ऐसे ही पड़े रहेंगे, तो और ये बीएसएफ है, हो सकता है ये रिटेलिएट ना करे, इनके पास स्नाइपर Yes, होते yes. नहीं है। तो उन्हें लगा कि चलो अब तो हमारी मॉरल एसेंडेंसी हो गई, हमने फायर करके इनका नुकसान कर दिया। तो जिस दिन मुझे 4 उनके 5 आदमी बंकर के ऊपर घूमते दिखाई दिए, तो मैंने फिर वहीं से रेडियो सेट से एक-एक को पूछा, सॉरी लाइन से पूछा कि एक-एक करके अलग-अलग आदमी बाँटो एक-एक स्नाइपर को, जिससे कि हर आदमी एक ही बंदे पे ना गोली चला दे। तो हर एक बंदे को अलग-अलग ढूँढो, उसे रेडी रखो। फिर मैंने कमांडर को पूछा कि सर ये हर बंदा दिख रहा है? उन्होंने बोला कन्फर्म है, तुम यू कैन कॉज़ कैजुअल्टीज़? मैंने कहा सर बिल्कुल, आपको कम से कम 4 तो हम गारंटेड देते हैं, ज़्यादा भी नहीं, अच्छा क्योंकि जैसे ही ये 4 जाएँगे उसके बाद फिर मैं फायर खोल दूँगा, फिर आई विल ओपन Sure. फायर। तो उन्होंने बोला ओके गो अहेड। चारों ने फायर किया, चारों जो खड़े थे बंकर के ऊपर, चारों को गिराया उन्होंने। और स्नाइपर का फायर होने के बाद कोई इंसान बिल्कुल बच yes, नहीं sir. सकता, यस और वो भी अगर 100 गज पे है तो इतना मोमेंटम तो बहुत बुलेट effective में है, होता ही yes. है कि भाई उसकी इतनी बैलिस्टिक्स होती है कि वो छोड़ेगा नहीं इंसान को जिंदा। तो वो 4 तो गए, उसके बाद और भी गए। फिर उन्होंने काफ़ी देर तक हमने इतना फायर किया, फिर उन्होंने वाइट फ्लैग उठाया कि भाई हमें बॉडी उठाने दो। तो फिर हमने उन्हें सर बॉडी उठाने दिया। फिर उन्होंने उसकी फ्लैग मीटिंग मांगी, एक कम से कम शायद 2 दिन बाद उन्होंने फ्लैग मीटिंग मांगी। फिर उन्होंने बोला कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने बोला भाई आपने किया तो हमने रिटेलिएट किया। खैर मैं फ्लैग मीटिंग में नहीं गया था, मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ कि शायद ऐसी कोई बात हुई होगी, या जैसे उन्होंने मना कर दिया होगा तो हमने मना कर दिया, हमने नहीं किया फायर। दैट इज हाउ इट वर्क्स, ऐसे ही चलता है वहाँ वो पे। बुलेट्स उड़ रहे थे इधर आ गए। हमने कह सकते आपका कि गोला ऐसा है, होता हमारी गोलियां आ गई। हाँ, तो ऐसे ही होता है। तो ये होता है कि देखो आप पेशेंस रखोगे, अगर मैं उसी दिन 2 आदमी गिरा Yes, देता yes, yes. फिर हमें वो नहीं बंदे मिलते। तो मैंने बोला कि सर हम वेट करते हैं, और उस दिन का वेट करते हैं जब इन्हें फिर सारा इनका डर खत्म हो जाएगा, फिर ये खुल के ऊपर आएंगे, उसके बाद इन्हें मारेंगे। तो वो चारों बंदे बिठा के जो है एक एक बंदे को जो है पेशेंस से ऑफिसर ने बोला कि तू इसको उठाएगा, तू उसको उठाएगा, हर एक बंदे का टारगेट अलग दिया, उसकी ब्रीफिंग करी, उनको कंट्रोल किया। तो बहुत अच्छा काम हुआ उससे। अच्छा तो पेशेंस इज इम्पॉर्टेंट। और जैसे आपके व्यूअर ने पूछा है कि भाई हम किस लेवल पे क्या काम करते हैं, उसका इम्प्लीकेशन क्या है, तो ये मैं आपके चैनल पे पहले मैं आपको बताया था कि जब हम म्यांमार के म्यांमार आसपास वाले में घूम सर। रहे थे Yes. तो बड़ा आसान था कि मैं उनके 4 बंदे मार देता, वो हमारे बंदे, Yes. बट किस लेवल पे उसका इम्प्लीकेशन होता Escalation, वो हम उसको वो नहीं कर सकते। तो हमारा एम जो है एनएमबी पे मॉरल एसिडेंसी है, अपने इलाके की देखभाल है। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, एंड फोकस अपने जॉब पे और अपने टास्क पे, जो रोल आपको दिया गया है कि आपको वो इलाका क्यों दिया गया है और आपका वहाँ पे क्या रोल है, आपने क्या करना है। अगर ये हमारे फोकस में हमेशा रहेगा तो फिर हम कभी जो है उससे डगमगाएंगे नहीं। Sure. एंड मैंने लाइफ में कभी हमेशा ये एक पॉलिसी रखी है कि जो भी आप डिसीजन लेते हैं, कई बार आपको डिसीजन डायलेमा हो जाता है, ऐसा कमांडिंग ऑफिसर ऊपर Yes. बैठे हैं, कई बार अच्छा। डिसीजन डायलेमा होता है कि ये लूँ डिसीजन की। तो मैंने रियलाइज़ किया है कि मैंने 4 प्रिंसिपल्स रखे हैं अपने लाइफ में कि भाई हाउ यू टेक अ डिसीजन फॉर योरसेल्फ।
तो एज अ कमांडिंग ऑफिसर और लीडर इन एनी ग्रुप की जो डिसीजन आपकी कंट्री के फेवर में है, अगर वो फर्स्ट बेनिफिशियरी आपकी कंट्री है तो आपका डिसीजन सही है। सेकंड बेनिफिशियरी शुड बी योर पलटन, कि आप जिस पलटन में कमांड कर रहे हैं, तो अगर पलटन बेनिफिशियरी है तो भी आप सही हैं। अगर थर्ड उसमें है कि अगर जो जवान है आपकी पलटन का वो उसमें से कोई भी बेनिफिशियरी है फर्स्ट सेकंड में, तो भी आप सही हैं। अगर आप कहीं उस डिसीजन मेकिंग में फर्स्ट सेकंड थर्ड में बेनिफिशियरी हैं तो आपका डिसीजन गलत है। यू हैव टू बी द फोर्थ फिफ्थ और नॉट इन द लाइन ऑफ एनी ऑफ द बेनिफिशियरी ऑफ द डिसीजन। जो डिसीजन आप लेते हैं अगर आप इस ऑर्डर में लेंगे, मैं बता रहा हूँ किसी को कभी ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरा डिसीजन सही होगा या गलत होगा। बिकॉज अगर आपने सोचा कि इसमें मेरे कंट्री का, मेरे पलटन का, मेरे जवानों का फायदा है, तो कभी भी ये नहीं होगा कि आप गलत जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो जनरली मैंने पूरा टेन्योर एलसी का तकरीबन मैं 3.25 साल निकाले वहाँ, 3.25 साल। हम 7 में गए थे, हम 10 के अगस्त में निकले शायद, जून जुलाई अगस्त में, तो 3 पूरे साल निकाले हमने, 7, 8, 9 और 10 का भी कुछ पार्ट। एंड ऑल माई डिसीजन जो मैंने लिए हैं हैव बीन बेस्ड ऑन दिस पॉलिसी, तो मैं कभी अमेजिंग सर, अमेजिंग। ये बहुत सारे लोग वैसे भी पूछते रहते हैं सर कि डिसीजन कैसे क्विक डिसीजन लेना है, तो आई थिंक दिस सॉल्व्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। मैं ना हमेशा आई हैव गॉन बाय दिस पॉलिसी एंड टचवुड आज तक आई हैव नेवर बीन रॉन्ग। सो सर मतलब मैं पर्सनली समझता हूँ कि जब आप अपने आप को पीछे रखते हो ना एज ए बेनिफिशियरी, तो योर डिसीजंस आर ऑलवेज करेक्ट। इफ यू पुट योर फैमिली अहेड एंड योरसेल्फ बिहाइंड, यू विल फाइंड दैट कि अनलेस आप इन्वेस्टमेंट वाले डिसीजंस की जिसमें यू हैव टू कीप योरसेल्फ फर्स्ट। हाँ, अगर आप सोचो कि स्टॉक मार्केट जीते तो फिर मुश्किल है। आपको सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे स्टॉक मार्केट से पैसे बनाऊं। हाँ, सो दैट्स अ गुड वन। तो दैट्स हाउ इट इज। इनफैक्ट सर, जितना पाकिस्तान परेशान करते थे उसके अलावा भी एलसी पे बड़े सारे चैलेंजेस हैं। हाँ। टेरेन का, वेदर का, बड़े सारे थे। यस एब्सोल्युटली। देखो वहाँ आपको पता ही है डोडा पे कितनी बर्फ पड़ती थी, कम से कम 8 से 10 फीट बर्फ पड़ती थी, और वो कट ऑफ हो जाता था पोस्ट। वो फिर शक्ति, शेर शक्ति, पूरे पोस्ट कट ऑफ हो जाते थे, फिर हमें उनको विंटर स्टॉक करना पड़ता था। बट जवानों का मोराल मेंटेन करने के लिए हमें हमेशा कोशिश रहती थी कि फ्रेश वेजिटेबल, इवन दो उनके टिंड और कैंट सामान पहुंचा होता था, डिहाइड्रेट पहुंचा था, हमारी कोशिश थी कि उनको थोड़ी फ्रेश वेजिटेबल मिल जाए तो उसको क्या अच्छा लगेगा। तो ये होता है। और जैसे कोशिश आप कह रहे हो सही कि वहाँ पे लाइटनिंग का बहुत ज़्यादा असर होता है। तो मतलब जब बारिश शुरू होती है तो इतनी लाइटनिंग होती है, तो हम उनको एडवाइस करते हैं जवानों को कि भाई आप हथियार को और टेलीफोन की तार को खोल के रख दो, रेडियो पे लड़ाई करो, बट इनको टच करके नहीं बैठना, क्योंकि बिजली कहीं भी गिर सकती है और किसी के पास भी गिर सकती है। और जनरली क्या होता है, क्योंकि बहुत सारा मेटल होता है पोस्टों के आसपास, अब साइंटिफिकली आई डोंट नो, बट पोस्टों पे बहुत गिरती है बिजली, सभी को पता है। तो एक जवान जो है वो खड़ा था ड्यूटी पे, और उसके आसपास कहीं बिजली गिरी और उसने गलती से हथियार को पकड़ रखा था, वो मेटालिक हथियार होता है, तो जो वहाँ से उसके ऊपर आया तो वो जल गया काफ़ी सारा, और वो उसको एक शॉक लगा, एक काफ़ी। वो ड्यूटी पे खड़ा था सर? हाँ, वो ड्यूटी पे खड़ा था उस टाइम रात को। और जनरली बड़ी पैर होता है, तो बड़ी बाहर था, पानी गर्म कर रहा था, और क्योंकि जनरली हम आग को क्या है वो छुपा के रखते हैं जिससे कि पता ना लगे, बट पानी तो पूरी रात गर्म करना होता है, बिकॉज संतरी पीते रहते हैं। इतनी सर्दी में वहाँ -डिग्री हो जाता है टेम्परेचर वहाँ पे, तो वो संतरी पीछे एक पानी गर्म कर रहा था, इतने में इसके ऊपर बिजली गिर गई। और फिर वहाँ से मेरे को रेडियो पे मैसेज आया कि सर इसको ऐसे बिजली, अब उतनी रात को तकरीबन 2 बजे की बात है। और जनरली क्या है, सीओ एलसी पे सोता नहीं है वो 3-4 बजे ही सोता है जब उसे लगता है कि फर्स्ट लाइट हो गया है और अब रोशनी आ गई है, अब कोई आएगा नहीं वो अपना फेंस काटने, तो फिर देन ही फील्स कि 2-3 घंटे की नींद खींच सकता है। सो दैट्स उसने बोला 2 बजे की सर ये ऐसे हो गया है। अब मेरे को उसके पास डॉक्टर पहुंचाने का तरीका नहीं इतनी रात को, क्यों मेरे को डॉक्टर पहुंचाने में उसको कम से कम 2-2.5-3 घंटे लग जाएंगे, और वहाँ पे रोप लगे हुए हैं रात को, और बर्फ इतनी स्लिपरी हो जाती है, मतलब चढ़ने के लिए रोप, वहाँ चढ़ने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि बर्फ इतनी है जो आपके रास्ते में वो सब गुम हो जाते हैं, सब ऑब्लिटरेट हो जाते हैं। रोप फिक्सिंग करते हैं, रोप से ही आपको देखना पड़ता है, और वो भी क्या है रात को रोप भी नहीं दिखाई देता। तो बर्फ में रास्ता दिखाने के लिए सैलेब स्टिक्स आई थी, तो अब उसे तोड़ दो और फिर इसके अंदर वो केमिकल मिक्स होकर लाइट अप हो जाते थे, बट वो भी 3-4 घंटे चलते हैं, इससे ज्यादा नहीं चलते। तो कैसे डॉक्टर पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा? फिर मैंने जहाँ तक किया कि भाई उसको एक मिड पोस्ट था जहाँ तक मैंने डॉक्टर को भिजवा दिया, मैंने बोला इसको उतारना पड़ेगा। अब लोग उसके हाथ पे पैर मल रहे हैं, ये कर रहे हैं, और फिर उसको दूध भी पिला रहे हैं, क्योंकि उस टाइम उसको बहुत शॉक लगा था। बचा हुआ था सर? हाँ, वो जिंदा था लकीली, उसके थोड़ी बर्न्स थी पैर में, हाथ में, फेस पे। एंड मैं लगा कि एज ए सीओ मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए, मतलब यहाँ से डॉक्टर मैंने भेज दिया और क्या कर सकता हूँ। तो मैंने लगा कि इसको मैं बातों में लगाए रखता हूँ, एटलीस्ट हो सकता है इससे इसका दिमाग जो है उससे इधर आ जाए, मतलब इस चीज़ पे आ जाए। तो फिर मैंने उसके घर के बारे में बात करना शुरू कर दिया, तेरे घर कहाँ है, तेरे बच्चे कहाँ हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, अब क्या कर रहा है, तू कब जाएगा। ऐसे करते करते मैंने तकरीबन 1.5-2 घंटे लगा दिए, 3 घंटे लगा दिए उससे बात करने में, जब तक जो है
जब फर्स्ट लाइट हुआ, मतलब जब रोशनी हो गई और रास्ता दिखने लग गया, वो रोप दिखने लगे, फिर डॉक्टर ऊपर पहुंचा, फिर उसे नीचे उतारा, फिर हमने उसको हॉस्पिटल में इवैक्यूएट किया पुंछ में, ये सर एंड लकीली वो सर्वाइव हो गया। तो एज ए सीईओ आपको कुछ ना कुछ इनोवेटिव तरीका सोचना पड़ता है। अगर हम छोड़ देते शायद वो जिंदा भी रहता है, ऐसी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं क्रेडिट लेना चाह रहा हूँ, बट मुझे लगा कि उससे बात करते रहने में, उससे उस चीज़ों से बाहर निकालने में, और पूरी जो है उसकी कंपनी उसको लुक आफ्टर कर रही है, तो उसमें एक ये है कि भाई लोग मुझे जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको भी अपनी तरफ से लड़ना है कि भाई मुझे लड़ना है, बिकॉज अल्टीमेटली माइंड इज बिगर देन द बॉडी, है ना। तो दिमाग से तेज और शक्तिशाली कुछ नहीं है, तो अगर उसके दिमाग में कहीं बात आ गई कि मैंने सर्वाइव करना है, तो चाहे कितनी भी जला हुआ हो, कितना भी नुकसान हुआ हो, कितनी भी गोलियां खा रखा है, तो वो सर्वाइव 100% करेगा। तो लकीली वो लड़का जो है वो सर्वाइव कर गया। सर नेक्स्ट हम थोड़ा सा अपने एस्पिरेंट्स के लिए बात करते हैं। सर आपको पता होगा हमारा इनिशिएटिव है इन्विंसियो, जहां हम एसएसबी के लिए भी वो करवा रहे हैं। तो आई नो सर आप इतने साल के बाद, बट आपने भी कोई कोचिंग वगैरह ली नहीं थी सर? नहीं, उस टाइम कोचिंग सेंटर्स होते ही नहीं थे। इनफैक्ट देयर वाज नो कोचिंग सेंटर उस टाइम पे, होते नहीं थे। अगर होते भी थे तो आई वाज नॉट अवेयर। बट सर मुझे पता है, जब शायद आप भूल गए होंगे, बिकॉज मैं यंगस्टर था, आप सीईओ थे तब तो यंगस्टर को जनरली सीईओ वाली चीज़ें सारी याद रहती हैं कि कब आपने मुझे डाटा कब किया। एंड मैं ड्राइव कर रहा था सर, हम कहीं जा रहे थे, तब बातें हो रही थी, एंड आपने बोला यार कि कौशिक मेरे को तो फौज में आना ही नहीं था, बिकॉज इफ यू रिमेंबर कि मैंने एक बार अप्लाई कर दिया था फौज छोड़ने के लिए आपके टाइम पर। हाँ, बिकॉज एक्चुअली क्या, मैं तो आई वाज नॉट वेरी कीन ऑन फौज। मेरे फादर थे ही, मेरे ब्रदर भी थे, तो हमें लगता था दैट इज गुड इनफ, बट काफी कंट्रीब्यूशन हो गया। हाँ, काफी कंट्रीब्यूशन हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं था। नॉट दैट मैंने सोचा नहीं था, तो चलो इट वाज वन ऑफ द कैरियर्स, वो होता ही है, बट आई वाज वेरी कीन टू बिकम एन इंजीनियर। तो फिर मैंने एंट्रेंस दे दिया, तो वो सीट के लिए वेट कर रहे थे। तो इतनी देर में मेरे क्लासमेट्स थे कई सारे, उन्होंने बोला यार एक एग्जाम होता है सीडीएस का। उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं होती जो आज यूपीएससी का एग्जाम है ऐसे। तो मैंने बोला ठीक है चलते हैं, फिर क्या करना होता है। बोले 2 सब्जेक्ट दिए, 3 सब्जेक्ट होते हैं, एक मैथ्स है, शायद कोई साइंस है, जीके, कुछ ऐसे 3-4 सब्जेक्ट है, वो तुम अपेयर कर देना, तुम पास हो जाओगे। तो चलो चलते हैं, फिर चले। इतना सिंपल है? बोला उसमें अगर वो गोले वोले लगाने होते हैं, उसमें कोई टिक विक करना होता है। मैंने बोला चलो ठीक है चलते हैं। तो एक दिन ऐसे उठ के हम 4-5 बंदे चले गए, हमने एग्जाम अपेयर कर दिया। फिर मैंने बोला इसमें तो जिंदगी में पास नहीं होना भाई, ऐसे नहीं पास होते लड़के यार, पढ़ के पास होते हैं। तो मैं तो गया नहीं देखने, वो 2-3 बंदे गए, उन्होंने बोला अरे तुम तो 2 ही पास हुए, हम तो 6 ने अपेयर किया था। तो मैंने बोला अच्छा मेरा नाम है? बोला हाँ तेरा नाम है, आके उन्होंने बताया तेरा नाम है। मैं चलो ठीक है। फिर कॉल लेटर आ गया, फिर मैं एसएसबी गया। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि एसएसबी जाने से पहले मैंने मेरे पूछा कि से, तो उन्होंने बोला यार ये हम 75 लोग गए थे, हमें से 3 ही सिलेक्ट हुए। कोई कोई ऐसा वॉश आउट बैच है कि 80-90 गए और वो एक भी नहीं सिलेक्ट हुआ, तो कई बार होता है। यस सर। सर इनफैक्ट मेरा जो सवाल मैंने शुरू किया था वो यहीं से शुरू होता है कि सर आप में ऐसा क्या क्वालिटी देखा होगा जो बाकी वो 72 में नहीं दिखा, दैट इफ यू कैन एनालाइज नाउ एंड सी। यस यस सर, मैं आ जाऊंगा वहाँ पे। सो क्या होता है कि फिर जब मैं एसएसबी पहुंचा, फिर देखा एसएसबी भी फाइनली क्लियर हो गया। बट मैं एसएसबी जाने से पहले मैंने कई लोगों से पूछा भाई कि क्या होता है एसएसबी, कैसे टेस्ट होते हैं, क्या होता है। तो जितने जानकार थे उन्होंने बोला, मेरे ब्रदर भी थे पहले, बट उन्होंने 8 साल पहले करा हुआ था, तो उन्होंने बताया ऐसे होता है वैसे होता है। बट मैंने रियलाइज़ किया कि क्या क्या टास्क होते हैं। फिर मैंने उनको ब्रेक डाउन किया कि इन टास्क में आप में क्या ढूंढ रहे होंगे। वो अगर कोई ग्रुप डिस्कशन होगा तो क्या ढूंढ रहे होंगे, अगर आपको कोई पूछ रहा है तो क्या पूछ रहा होगा, जैसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर है। फिर मैंने रियलाइज किया कि जो ग्रुप टास्क है वो एक चीज होता है जो ग्राउंड पे होता है। एक्चुअली आप सारे टास्क जो है ग्राउंड पे करते हो। एंड फाइनली मुझे लगा कि जब आप काम करते हो एज अ टीम, अगर आपसे इंडिविजुअल काम कराना चाहते हैं तो वो इंडिविजुअल काम करा देंगे, जैसे रोप होता है वो आप इंडिविजुअली करते हो। बट आप कई चीजें जो है ग्रुप के साथ करते हो, तो ग्रुप के साथ बने रहना, उसमें भी आपको लीडर बनाते हैं। ग्रुप लीडर बनाते हैं। अगर आप लीडर बन जाओ कि तू ये उठा, तू वो उठा, तू पीछे खड़ा हो, तू कह रहा हो, तो आई थिंक देन आर्मी में देन वी डोंट रिक्वायर यू, है ना। आप कहीं और सक्सेसफुल हो सकते हैं। लीडर हैज़ टू बी विद द मैन। एंड हमें जानते हैं कि इन हमारे आर्मी में द ऑफिसर्स लीड, वी डोंट अलाउ ट्रूप्स टू लीड, हम लीड करते हैं हमेशा। सो अगर आप ग्रुप के साथ नहीं हो, अगर आप एक आदमी जो टीम में वर्क नहीं कर सकता, अब अगर आप ऑटोक्रेटिक हो, तो फिर आप आर्मी में उतने सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको एक टीम मेंबर बनना है, आपको अपने ग्रुप के साथ चलना है, उनको साथ रखना है, उनके लिए फील करना है। एंड 5 उंगलियां समान नहीं होती, एक माँ के 2 बेटे समान नहीं होते, तो फिर 5 उंगलियां समान नहीं होंगी। तो आपको ये समझना है कि मेरी टीम में एक बहुत वीक भी होगा और एक बहुत अच्छा भी होगा, तो आपको दोनों का बैलेंस मिला के चलना है। आपने
जो वीक आदमी को रिडिक्यूल नहीं करना है, सर आपने बहुत स्ट्रांग आदमी को इतना भी नहीं वो करना है कि भी फिर वो गैप बन जाए। तो आपको एक बैलेंस्ड टीम लेके चलना है, तो आपने सबको साथ लेके चलना है। सो आई थिंक यू हैव टू बी अ गुड लीडर, यू हैव टू बी अ ग्रुप मैन, यू हैव टू बी विद एवरीबॉडी। सर बिकॉज सर हमसे कोई पूछता है तो हम बिल्कुल साफ बोल देते हैं कि हम दोनों भी पहली बार रिटन दिया, क्लियर हो गया, फिर एसएसबी गए, क्लियर हो गया। इनफैक्ट मैं जब कोचिंग में किसी में गया था तो उन्होंने बोला कि तेरा शायद होगा नहीं, तो मैंने बोला कि मैं कोचिंग फिर करता ही नहीं हूँ अगर होगा नहीं। एंड खुद होगा नहीं तो करी, करने क्या फायदा। तैयारी करी तो मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेल एनीवन कि भाई आपको क्या चाहिए। नहीं, बट जो qualified हैं सर वही शायद बता सकते हैं। मैंने जो एनालाइज किया इतने सालों में, मैं ना तो जीटीओ रहा ना मैंने जीटीओ कोर्स करा, बट मैंने रियलाइज किया कि आई थिंक दे वांट अ बैलेंस्ड पर्सनालिटी। सर दे डोंट वांट अ किंग, दे डोंट वांट अ साइंटिस्ट एंड दे डोंट वांट अ थीफ आल्सो। ठीक है, दे वांट अ बैलेंस्ड पर्सनालिटी, बंदा बैलेंस्ड हो और जो है वो टीम मेंबर हो। जैसे हम कहते हैं फौज में ना, इट इज ऑलवेज बेटर टू बी विद 20 रॉन्ग पीपल देन बी वन राइट, है ना। मैं आज राइट मैन अकेला हूँ सर, बट देन आई एम सिंगल्ड आउट, बट व्हेन आई एम विद 20 अदर पीपल जो गलत हैं, एटलीस्ट वी आर टुगेदर। हम गलत रास्ते पे, हम टुगेदर हैं। सो जो भी मुश्किल होगी हम उससे निकलेंगे, बिकॉज हम 20 पीपल वी आर टुगेदर। अब सिंगल आउट होके अकेला सही होना may not be a great idea, but I think फौज में मैंने इतने सालों में 34 साल में यही समझा है कि be a part of the crowd, be on the right side, do things correctly, even if you have gone wrong। डिसीजन गलत हो ही सकता है, ऐसा किसी आदमी का डिसीजन 100% करेक्ट तो होता ही नहीं है। तो अगर गलत भी हुआ है हम सब साथ हैं उसमें, so we will always find a way out of it। That is what I think you have to have a positive attitude and you should be a group man। I think that will take you through any SSB that you want। ऐसा कुछ नहीं है, you will make through an SSB। सर सेम क्वेश्चन, अगर इफ़ यू हैव टू एडवाइस, जैसे आपने रेजिमेंटल सेंटर में अग्निवीर के साथ में बहुत डील किया सर, जो अग्निवीर बनने के लिए एस्पिरेंट है और हमारा चैनल देख रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे सर? अग्निवीर एक जो नया सिस्टम है, इसमें मैं चाहूँगा कि हर आदमी कोशिश करे, इसमें आए, बिकॉज आपका पर्सनल ग्रोथ भी है। आपका पर्सनल ग्रोथ कैसे है कि आप क्या थे और क्या बनोगे 4 साल बाद, ये आप रियलाइज़ नहीं करते। आपने अपने आप को एकेडमी में देखा होगा, आप सारी एकेडमीज में देखा है कि हम एक 18, 19, 20 ईयर ओल्ड को लाते हैं, फिर हम उसे एक सोल्जर बना देते हैं। तो अग्निवीर में भी यही सिस्टम है कि आपको अगर एक अच्छा नागरिक बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, अगर आपको लाइफ में डिसिप्लिन लाना है, अपनी लाइफ को चेंज करना है, तो आपको फौज में आना ही चाहिए। और आप अपनी फिजिकल फिटनेस रखो, अपना फोकस रखो, और आप जो है लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि अग्निवीर आके अफसर नहीं बन सकता, अग्निवीर भी अफसर बन सकता है। यस सर। भाई ऐसा कहीं रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी के लिए। हमारे कितने जवान हैं जो बाद में कमीशन लेके अफसर बने, एंड दे आर सर्विंग एवरीवेयर, एंड बहुत अच्छा भी और अच्छा करे, और अच्छे अच्छे रैंकों पे पहुंचे हैं वहाँ पे। तो ये कोई वो नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि हर आदमी इसके लिए कोशिश करे और हार्ड वर्क करे। थोड़ा सा हार्ड वर्क तो चाहिए। देखो बैठे बिठाए तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा कभी। तो आपको थोड़ा फिजिकल फिटनेस करना पड़ेगा, दौड़ में लायक बनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये बहुत बड़ा आस्क नहीं है, मतलब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और इतनी अकेडमीज़ हैं, इतने सपोर्ट सिस्टम्स बने हुए हैं आज, आप उसमें अगर शामिल हो जाओगे तो यू विल गो लॉन्ग वे इन लाइफ, बहुत आगे निकल जाओगे। इनफैक्ट सर फौज के अंदर ही काफ़ी सपोर्ट है। बिल्कुल मतलब फौज तैयारी कराती है, आपको कोचिंग कराती है, सब कुछ कराती है। बिल्कुल, आपको जवान से अफसर बनाने में आर्मी ही प्रोपोगेट करती है कि जो हमारी डेफिशिएंसी है, अगर हमारे खुद के जवान अफसर बन के पूरा कर पाए तो वो तो ऑलरेडी सिस्टम को समझते हैं। यस तो देयर विल बी बिगर एसेट्स इन द आर्मी। सो सिस्टम वर्क्स लाइक दैट ओनली। सर एक लास्ट हमारे पोर्शन में सर वी हैव आस्क्ड हमारे जो मेंबर्स हैं सर, उनसे हम क्वेश्चंस पूछते हैं और फिर हम गेस्ट से पूछते हैं और हम होस्ट का काम करते हैं, हमारा काम आसान हो जाता है। तो ये सर एक प्रतिभा चोपड़ा जी हैं सर, शी इज़ बीन आस्किंग गुड क्वेश्चंस ऑलवेज। ये जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है थोड़ा मुझे भी समझने के लिए टाइम लग गया है सर, बट अगेन इसका पूरा निष्कर्ष ये होता है कि सर आर्मी ऑफिसर्स को जब डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने होते हैं, मे बी फॉर अटैक और डिफेंस और व्हाटएवर, या किसी को एडवाइस करना होता है लाइक सैम मानेकशॉ डिड, तो काम एंड फोकस्ड कैसे रहते हैं? देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फॉर एन आर्मी ऑफिसर, हम कहते हैं पहले में, इज ट्रेनिंग एंड रीडिंग। रीडिंग एक हैबिट है, अगर आर्मी ऑफिसर ना करे तो देन ही विल नॉट बी सक्सेसफुल। बिकॉज रीडिंग क्या लाता है आपको, हम क्या रीडिंग करते हैं, हम करते हैं मिलिट्री कैंपेन्स का, फ्रॉम सेक्शन लेवल टैक्टिक्स टू पैंजर बैटल्स ऑफ द जर्मन। हम सब कुछ पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? तभी हमारे को इन चीज़ों से क्या है लेसन्स मिलती हैं। हो सकती है वो सेम सिचुएशन आज हमारे यहाँ नहीं है, डेजर्ट्स में शायद लड़ाई हो रही है, लोग विदेशों में नहीं होगी,
जो वाटर की लड़ाई है वो विदेशों में नहीं होगी। बट जब हम पढ़ते हैं तो हम उसमें से लेसन्स निकालते हैं, लेसन्स को हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं उस सिचुएशन में। हम क्या करते हैं, हम जो है ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग हमें बताती है कि भाई किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। कोई किताब नहीं है वर्ल्ड में जो ये बता दे कि ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का आंसर ये है, अदर देन मैथ्स परहैप्स, है ना। तो कहीं पे वो नहीं है। लाइफ के प्रॉब्लम्स हो, चाहे आपके डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफिस के, अगर ऐसी होती तो सीईओज को फिर 2-4 बंदे रखने होते, किताबें रखते, उसी से सोल्यूशन निकाल के देते, स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ती। सो ये चीज़ें ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस और रीडिंग से आती है। अब सैम मानेकशॉ को लोग कहते हैं कि वो उन्होंने ऐसे डिसीजन लिया। अगर आप सैम मानेकशॉ का डिसीजन मेकिंग देखो तो बड़ा एलिमेंट्री और सिंपल था कि जब मैंने ये काम करना है, जैसे आप पढ़ते हैं, जैसे हम तैयारी करते हैं स्टाफ कॉलेज में, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, क्या चीज़ें मुझे रोकती हैं और क्या मेरा एम है। बारिशों के टाइम पे नदियाँ हैं तो हमेशा नुकसान करती हैं, फील्ड भरे होंगे, हम जा नहीं पाएंगे। जब बर्फ़ हो जाएगी तो फिर हमारे 2 एडवर्सरीज रुक जाएंगे, वो हमारे को दिक्कत नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम ठंडे दिमाग से बैठ के किताबें पढ़ें और हम अपने जो टास्क दिया है उसको समझें, तो हमें किसी को एडवाइस करने में कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी। क्यों? सबसे पहले आपने अपना फोकस रखना है एम पे, और उसको करने के लिए मुझे क्या क्या करना है। तो ये चीज़ें आपको ट्रेनिंग, पेशेंस और पढ़ाई, इन्हीं चीज़ों से आ सकती है, और कोई तरीका नहीं, कोई तीसरा तरीका नहीं इसको जानने का। सर अमेजिंग सर। एंड आई थिंक इंडियन आर्मी सर ये चीज़ें एक ऑफिसर से बिल्कुल कुछ सालों में कराती रहती है। पार्ट सी, पार्ट डी एंड देन स्टाफ कॉलेज। उसके बाद फिर एग्जाम नहीं होते, बट यू पास थ्रू, यू नो, देन डिफरेंट कोर्सेज आर देयर, डिफरेंट कोर्सेज आर देयर। आपको करते रहना, तब तक आदत पड़ जाती है। आदत पड़ जाती है सर। तब तक पड़ जाती है ना। हाँ, तो स्टाफ कॉलेज की पढ़ाई इज लाइक एमबीबीएस नीट की पढ़ाई, तो Sir, यू नो sure. 12-14 घंटे 16 घंटे पर डे फॉर 2-3 मंथ 4 मंथ, सो इट्स क्रेजी। बट देन यही है कि भाई आप पढ़ोगे नहीं तो फिर आप जानोगे नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव। ये तो बेसिक्स हैं, ट्रेनिंग एंड स्टडीज। सर एक लास्ट क्वेश्चन है विवेक राउत जी का, कि फ्रॉम एन इन्फेंट्री कमांडर्स पर्सपेक्टिव व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस इन काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशंस? अगर मैं रोज आपको क्या कहते हैं, आपकी वाइफ आपको रोज खिचड़ी सर्व करे तो आप कितने दिन तक खा सकते हैं? मैं तो हमेशा खा सकता हूँ। हमेशा वाइफ बना है तो आई एम श्योर शी इज लिसनिंग। मैं वही कहने वाला था, सबको पता है कि मैम देखेंगी। नहीं, देखो तुम खा तो सकते हो बट तुम खाओगे नहीं। तुम बहाने बनाओगे कि चलो आज हम पिज्जा खाने चलते हैं, बच्चों की ध्यान करके हम उनको वहां ले जाते हैं, तो उनके आराम से तुम बाहर जाके खा ही लोगे, है ना। या फिर यहाँ आके खाएंगे। सही है, सब कुछ कैमरा में नहीं बोलना होता। तो एलसी का टेन्योर हो, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन रोल क्या है, टेरेन वही है, लोग भी वही हैं, टास्क भी वही है, एंड आपको ये नहीं पता कि दुश्मन कब आएगा, ये मिलिटेंट्स कब क्रॉस करेंगे। एवरी डे इन एंड डे आउट आपको वो जगह डोमिनेट करना ही करना है। इसके अलावा आपके ऊपर बैट एक्शंस हो सकते हैं, तो आपने पोस्ट की सिक्योरिटी भी देखनी है। सो देयरफॉर ट्रूप्स का मोटिवेशन है, उनको मोटिवेटेड रखना, उनको मूवमेंट कराना, उनको पोस्टों के अंदर एंटरटेनमेंट देना, नॉट इन टर्म्स ऑफ यू नो मैगजीन या टीवी एंड ऑल दैट। मैं कहता हूँ उनको स्पोर्ट्स या कोई और ट्रेनिंग या उनके आपस में उनके डिस्कशंस। ऐसा नहीं हम समझते जवान है तो ये उसको कुछ नहीं पता, दे आर अवेयर अबाउट एवरीथिंग टुडे। आज के जवान हर चीज़ जानता है ना, एंड वो बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनको मेंटली मोबाइल रखो कि भाई अच्छा ठीक है, मैं तो चलो कंपनी कमांडर हूँ, अगर तुम कंपनी कमांडर होते हो तो मैं ये इलाका डोमिनेट करता, तुम कैसे करते। हो सकता है 5 चीज़ों में 3 चीज़ें गलत बताएंगे, बट एक्चुअली 2 चीज़ें सही बताएंगे। आपको भी रियलाइज होगा कि हाँ भाई इसके वैल्यू है। इसने शायद पूरा मंदिर ना बना दिया, बट इसने इसके पिलर तो खड़ी कर दिए, इसके ऊपर मंदिर चलो मैं बना दूंगा, है ना, सबके उससे। सो देयरफॉर काउंटर इंसर्जेंसी में सबसे बड़ा है मोनोटनी। मोनोटनी जो है ना, जो रोज का काम है कि रोज उसी एम्बुश में जाना है, तो वो मोनोटनी क्या करती है, कंप्लेसेंसी लाती है। कंप्लेसेंसी लीड्स टू डेथ। जब आप कॉम्प्लेसेंट हो जाओगे तो आपकी मौत 100% निश्चित है। आप अपनी भी बेइज्जती कराओगे, प्लाटून की भी बेइज्जती कराओगे, कंपनी की भी कराओगे, बटालियन की भी कराओगे। तो इसीलिए CEOs, कंपनी कमांडर्स एट एवरी लेवल मस्ट अंडरस्टैंड कि क्या देयर आर मेथड्स ऑफ चेंजिंग द रूटीन पैटर्न थिंग्स एवरी डे, एंड एट द कॉस्ट ऑफ कि भाई आपको अगर जवानों को ऊपर नीचे करना पड़े, कंपनियों को चेंज करना पड़े। आप जानते हैं मोडी में कंपनी, पुंछ में कंपनियां चेंज करते थे, अल्फा को चार्ली की जगह चार्ली, बिकॉज उससे क्या होता है कि नयापन आता है आपकी लाइफ में। बिल्कुल। तो आप उस टेरेन को नए तरीके से देखते हैं। जब आपको हाँ मुझे तो पता ही है यहाँ पे 50 गज पे गुत्रियाँ का वो गेट है, इस पे ये है, वो हो जाएगा, मैं चला जाऊंगा, थोड़ी देर में चला जाऊंगा, तो उससे क्या कॉम्प्लेसेंसी, वो कॉम्प्लेसेंसी का फर्स्ट स्टेज है। उसके बाद फिर आपका गार्ड डाउन हो जाता है। गार्ड डाउन हो जाता है, एनिमी इज वेटिंग फॉर इट। 2 साल से मैं कर रहा हूँ, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं हुआ, एनिमी इज वेटिंग टू गिव यू दैट लेसन बैक टू यू। सो दैट इज व्हाई दिस इज द, एंड आई थिंक सर ये सारी चीज़ें
किसी न किसी फॉर्म में कॉर्पोरेट में भी लागू होती हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट मैं बताऊंगा आपको, कॉर्पोरेट इज टेकिंग मोर ऑफ फॉज देन वी आर आवरसेल्व्स, अच्छा, श्योर, बिकॉज वो हमारे तकरीबन हर चीज़, आप अगर आप पूछो क्यूआरटी का वर्ड कहाँ से आया, अच्छा, एसओपी कहाँ से आई, ये वर्ड सब आर्मी से ली गई है, एंड दोज प्रोसीजर्स आर देयर। बिकॉज हम क्या है, हम इंस्टीट्यूशनल मेमोरी में से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड मेमोरी में बिलीव करते हैं। इन द आर्मी वी राइट एवरीथिंग डाउन ना, मिनट शीट, दिस दैट, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड। अब कॉर्पोरेट में क्या होता है, सब कुछ आईटी बेस्ड है, सिस्टम क्रैश तो हिस्ट्री गॉन, 2 लोग चले गए यहाँ से तो हिस्ट्री गॉन, बात समझ रहे हो। तो इसीलिए क्या है, हमारा सिस्टम, आई फील द आर्मी इज स्टिल द मोस्ट इफेक्टिव सिस्टम। हम स्लो हैं, आर्केक हैं थोड़ा सा, हो सकते लोग कहें, बट देन देखो हमारा टास्क अलग है। हमारा टास्क इज टू डील विथ ह्यूमन लाइव्स, हमारे डिसीजन से ह्यूमन लाइफ को फर्क पड़ता है, कॉर्पोरेट में नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, 10 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, 500 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, वो कंपनी पूरा कर लेगी कहीं ना कहीं, बट इंसान की मौत नहीं हुई ना। हमारे कंपनी कमांडर, सेक्शन कमांडर, प्लेटून कमांडर के एक गलत डिसीजन से 1 लाइफ, 2 लाइव्स, 1 वेपन में बी लॉस्ट, एंड दैट आप सब फौजी रह चुके, इज अनएक्सेप्टेबल, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो दैट इज वाई हम अपने तरीके से छोटे छोटे कदमों से चलते हैं। ट्रेनिंग हमारा फोर्टे है, स्टडीज हमारा फोर्टे है, एंड वेलफेयर ऑफ ट्रूप्स इज the ultimate motto. So that's why we never go wrong, we never go wrong. Thank you so much sir, really enjoyed interacting with you sir, बहुत कुछ सीखने को मिला। It was a pleasure to come on Monks and Warriors. I've been watching you and I've been liking everything that you guys do, and it is not just that कि आपका initiative is restricted to the army, it is all over now. You are doing something for the pets also, you're doing something for the जवानों के लिए कर रहे हैं आप, officers को coach कर रहे हैं, तो at least that brings up the happiness quotient. We have started sir our foundation. बिल्कुल, इसका मेन मुद्दा ही ये है कि जो हमारे वेटरन्स हैं, उनके डिपेंडेंट्स हैं, वीर नारीज हैं, अगर किसी की हम किसी भी तरह से मदद कर सकें। नहीं, वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, एंड एज अ कम्युनिटी हम हमेशा साथ ही रहते हैं। हमारा सपोर्ट सिस्टम इज मच बेटर देन एनीबॉडी इन द एंटायर कंट्री। बिल्कुल सर, एंड मुझे लगता है कि ये होना भी चाहिए, बिकॉज जवान कहीं भी चला जाए, किसी पलटन के दरवाजे पे आता है ना, चाहे कितने साल पहले रिटायर्ड हो चुका हो, तो हम कितना रिस्पेक्ट देते हैं उसको, चाहे वो ट्रेडमैन ही हो, चाहे वो जवान भी हो, कैसा भी हो, एंड दैट इज व्हाट आवर सपोर्ट सिस्टम एंड स्ट्रेंथ इज, एंड आई थिंक वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। एंड इन फैक्ट वी हैव टू थैंक द ऑडियंस, बिकॉज उनमें से सर लॉट ऑफ पीपल हैव एक्चुअली ये अपने फाउंडेशन को बहुत सपोर्ट किया है सर। बिल्कुल, बहुत कर भी रहे हैं सर, करना भी चाहिए, बिकॉज इसी हमारे में तो इतनी काबिलियत है नहीं। कॉर्पोरेट्स एंड अदर पीपल हैव टू कम अहेड एंड हेल्प चिल्ड्रन, प्लेस द बॉयज एंड वार्ड्स ऑफ द एक्स सर्विसमैन एंड कैजुअलिटीज, बैटल कैजुअलिटीज एंड फिजिकल कैजुअलिटीज, बट आई होप सो वी डू समथिंग फॉर द फिजिकल कैजुअलिटीज। दिस इज वन कम्युनिटी व्हिच गेट्स लेफ्ट आउट। वी आर डूइंग बैटल कैजुअलिटी को सब कुछ मिल जाता है, बिल्कुल, इट गेट्स ऑल द कोटा, एवरीथिंग इज गॉट, एवरी मनी इज गिवन, बट फिजिकल कैजुअलिटीज गेट लेफ्ट आउट। दे मतलब I hope. So that's why sir, for us veteran is veteran sir, whether it's a physical or battle casualty. हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जिसकी भी मदद कर सकें अपनी तरह से वो 100% करेंगे। नहीं, it's a great initiative and I wish you both all the best. Thank you. And thank you sir, Jai Hind sir. Jai Hind, thank you. And इतने सालों बाद सर मैंने आपका फिर से इतना टाइम दिया, memories revisited sir. So, thank you so much to you also, and you also Kaushal very much, and all the best to both of you, and may the channel grow. All the best to you. Thank you. Jai Hind sir. Keep up the good work. Jai Hind.